जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी की प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है भी हम रेलवे एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन कर रहे थे और उसमें हमने 3 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 6 जून 2025 को पहली पारी में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने एनटीपीसी, ग्रुप डी और लोको पायलट इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है अभी, तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं अभी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इसके अंदर है वो आपको पूछा गया है भी एमएस पावर पॉइंट में न्यू ब्लैक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने का सही तरीका निम्न में से कौन सा है। तो वो हो जाएगा प्रेस, आपको Ctrl+N प्रेस करना पड़ेगा भाई, यानी शॉर्टकट की पूछी आपको। तो नई जो ब्लैक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना है, नया प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना है, तो उसमें आपको Ctrl+N प्रेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 31B को किस प्रकार के कानूनों को अदालती चुनौतियों से बचाने के लिए पेश किया गया था। तो वो भूमि सुधार कानूनों को बचाने के लिए पेश किया गया था। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। एक्स, वाई और जेड ने क्रमशः 6:59:41 के अनुपात में एक धनराशि को निवेश किया। यदि उन्होंने वर्ष के अंत में 3180 का कुल लाभ अर्जित किया हो तो वाई और जेड के हिस्से में कितना, वाई और जेड के हिस्से के बीच का अंतर आपको ज्ञात करना है। तो ये एक्स का है, ये वाई का है और ये जेड का है, ठीक है। अब यहां पे आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, अपने पास में जो टोटल लाभ है उस लाभ को उनकी धनराशि के अनुपात में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पे टोटल अनुपात कितना हो गया अपना, तो 9, 10 और 16, 1 और 9 और 1 10 यानी 106 हो गया। अभी 106 बराबर आप कर दोगे 3180, तो 1 बराबर आप क्या करोगे 3180 बटे 106, तो 106 का भाग लगाओगे तो ये आपके पास में कितना चला जाएगा, 3 से काट दो तो ये 30 हो जाएगा अभी। यानी 1 का मान कितना आ गया आपके पास में, 30 आ गया। अभी 1 का मान 30 आ गया। आपको अंतर निकालना है किसका, वाई और जेड का। वाई और जेड का अंतर देख लो भी यहाँ पे कितने का है, तो ये 18 का अंतर है। अभी 18 का अंतर है तो 18 से मल्टीप्लाई कर दो अभी। 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 18 × 54, 540 आ जाएगा। अभी 540 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन है। इसमें बोला गया भी विंडो 10 कमांड में कौन सी कमांड बिना पुष्टि के वर्तमान निर्देशिका में भी .log फाइलों को डिलीट कर देती है। तो वो आपका हो जाएगा डिलीट .log बटा Q। .log बोल दो या फिर आप Q भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कमांड रहेगी डिलीट .log या फिर डिलीट .q। नेक्स्ट देखिएगा। अब इसके अंदर आपको बोला गया भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को खोजने और बदलने का कौन सा तरीका सही नहीं है। तो Alt+Enter कुंजी पर क्लिक करने का ये तरीका सही नहीं है। भी तो तरीका सही कौन सा है, होम टैब पर जाओ और रिप्लेस चुने, बिल्कुल सही है। या फिर फाइंड एंड रिप्लेस विंडो को खोलने के लिए आपको Ctrl+H प्रेस करना पड़ेगा, यह भी बिल्कुल सही है। इसमें भी आप है वो जो टेक्स्ट है उसको खोजें और बदलने का सही तरीका है। या फिर एडिट पर क्लिक करें और फिर से फाइंड एंड रिप्लेस को चुने भी।
तो याद रखना फाइंड और रिप्लेस का जो शॉर्टकट की है वो क्या है, कंट्रोल प्लस HV। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी पर्सनवाचक स्नेह के स्थान पे यहां पे क्या आएगा। n आता है 14 पे, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22, 22 पे आ जाएगा v, यानी क्या कर रहा है ये +2 कर रहा है। उसके बाद में k आता है 11 पे, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 पे ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे भी +2 कर रहा है। r आता है 18 पे, 18 और 2 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24, और 24 और 2 26, 26 पे आ जाएगा z। तो सभी में क्या कर रहा है ये +2 कर रहा है भी, तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर जिस प्रकार से इसने DREAM को क्या लिख रहा है ये लिख रहा है ZNAWI लिख रहा है भी। तो यहां पे क्या किया इसने, -4 कर दिया, और यहां पे भी -4, यहां पे भी -4 किया, -4 सभी में क्या कर रहा है ये -4 कर रहा है भी। तो इसको देख लो भी क्या लिखेगा, तो D में -4 करेगा तो Z चला जाएगा, और 15 में वो 15 पे आता है -4 करेगा तो ये कितने पे चला जाएगा, K 11 पे आ जाएगा, और 21 में से 4 माइनस करोगे तो 17 पे Q आ जाएगा, और 2 में से 4 माइनस करोगे तो ये आपका चला जाएगा X, और T आता है 20 पे, 20 में 4 माइनस करोगे तो 16 P आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बताना भी प्रेक्षण आपको दे रखे हैं और उसका समांतर माध्य कितना होगा। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए या फिर औसत ज्ञात करने के लिए क्या होता है भी, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है। तो राशियों का योग कर लो भी, राशियों का योग कितना आया, फिर राशियों की संख्या से भाग लगा देना, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राशियों का योग कितना आ जाएगा भी, राशियों का योग आ जाएगा 459, इसका राशियों का योग आ गया, और राशियों की संख्या कितनी है, 9 है, तो 9 से भाग लगा दो, तो ये आपके पास में आ जाएगा 9 5 45 और 9 एकम 9, यानी 51 आपका इसका क्या आ जाएगा, समांतर माध्य आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बोला गया भी उस सबसे बड़े लंबवर्तीय शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब ज्ञात कीजिए जिसे 8 सेंटीमीटर किनारे वाले छोटे घन से काटा जा सके। तो इसके अंदर शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है, और जिसे 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटा जा सके। अब 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटा जा सके, तो इसका मतलब क्या हो गया भी, एक घन है इस प्रकार से, और इस घन से क्या काटा गया है, एक शंकु काटा गया है, एक शंकु काटा गया, तो इसका जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी भी, तो इसकी त्रिज्या है वो आधी हो जाएगी, यानी ये घन की भुजा है, ये किनारा है घन का, तो उनकी आधी होगी, तो इसका मतलब r है वो 4 हो जाएगी यहाँ पे, और h ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। शंकु की जो शंकु की ऊंचाई होगी वो जो घन है उसकी ऊंचाई है वही शंकु की ऊंचाई होगी। तो यहाँ पे 1/3 और पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 × 4, और यहाँ पे एच का मान आपके पास में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 22 चौके 88 और 8 चौके 32, तो ये हो जाएगा आपके पास में 88 × 32 अपॉन में 7 या 21। अब 88 का आपको गुना करना 32 के साथ में, तो ये आ जाएगा 2816। कितना आ जाएगा भाई 2816, और 2816 में 21 का भाग दे दो भी, 2816 में 21 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में, एक बार चला गया, कितना बच गया अभी 7 71, और ये हो जाएगा 21 2 42, 21 3 63, 21 3 63, और 71 में से 63 माइनस करोगे तो ये आपके पास में चला जाएगा 11 में से 3 जाएगा तो आपके पास में बचेगा, 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा भी, और यहाँ पे 8 बच गया और ऊपर से उतार लिए 6, और ये हो जाए 21 चौके 84, बच गया कितना 2/21, तो ये हो जाए 134 सही 2/21, जो कि 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब आपको चिन्ह को चेंज करना है भी, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, और मल्टीप्लाई को भाग और भाग को मल्टीप्लाई में चेंज करना है इसमें। तो ये हो जाएगा आपके पास में 66 है,
और 66 में डिवाइड करना है 8 से, तो ये हो जाएगा, चिन्ह को चेंज कर लो, 8 और प्लस में 231 और ये हो जाएगा आपके पास में डिवाइड बाय 11 और माइनस में 14 बराबर बताना है क्या आएगा। तो इसमें देखो भी 11 से इसको कट कर दो, 11 2 22 बच गया है, 11 कम 11, फिर 6 से 48 और 48 और 4 कितने हो जाएंगे भी 52 यानी 528, प्लस में 21 है और माइनस में क्या है भी 14 है। तो आप क्या करोगे, ये 528 में प्लस कर दो 7, तो आपके पास में 535 आ जाएगा भाई, 535 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। चीजें समझ पाए क्या? आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें आपको दे रखा है पी क्यू आर एस टी यू और वी एक ही गोल मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो ये लोग गोल मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो यहां पे अपन ने 7 कैंडिडेट बनाने हैं, तो ये लोग 7 कैंडिडेट आ गए अपने पास में। अब इसने बोला भी आर के बाएं से गिनने पर आर और क्यू के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं, तो मैं यहां पे आर को यहां पे रख दूं और आर का बायां कौन सा होगा, ये बायां होगा, तो पहला दूसरा और तीसरा, और आर और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं, तो 3 लोग आ गए। उसके बाद में इसने बोला भी यू के दाएं से गिनने पर वी और यू के दाएं से गिनने पर वी और यू के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं। अब अगर मैं वी को यहां पे रख दूं, वी को यहां यू को यहां पे रखूं, यहां पे यू को रख दूं, तो ये हो जाए 1 2 और 3 व्यक्ति आ गए, और वी कहां पे आ जाएगा, फिर ये यहां पे आ जाएगा। वी और यू के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। आगे इसने बोला भी एस है ना, वो वी के ठीक दाएं पड़ोस में है। अब एस वी के दाएं पड़ोस में है, तो वी ये रहा, और वी का दायां पड़ोस कौन सा हो जाएगा, ये एस ही आपका यहां पे आ जाएगा। आगे इसने क्या बोला, टी है ना, वो यू और क्यू का निकटतम पड़ोसी है। यू आपका ये रहा और क्यू आपका ये रहा, तो इन दोनों के बीच में तो कोई आ ही नहीं सकता भी। और ये बोल रहा है टी निकटतम पड़ोसी है, तो इसका मतलब क्या हो गया भी आपको यू और एस का जो सीट है वो चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं यू को यहां पे रख दूं, यू को यहां पे रखूंगा, तो यू का बायां ये होगा, पहला दूसरा और तीसरा, 3 व्यक्ति आ गए, तो वी आपका यहां पे आ जाएगा। उसके बाद में इसने क्या बोला भी एस वी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा, तो वी का दायां कौन सा होगा, ये होगा, तो एस यहां पे आ जाएगा भी। और उसके बाद में टी है ना, वो यू और क्यू का निकटतम पड़ोसी है, तो इसका मतलब टी आपका यहां पे आएगा, तभी यू और क्यू का निकटतम पड़ोसी होगा, बीच में बैठा है। पी के दाएं से गिनने पर, पी के दाएं से गिनने पर, पी कहां पे है, ये पी फिर यहां पे आएगा, एक ही सीट बची है। पी के दाएं से गिनने पर टी और पी के बीच में कितने लोग हैं, तो दाएं से गिनोगे इधर से, और टी आपका ये रहा और पी आपका ये रहा, इनके बीच में कितना है, तो 1 2 3 और 4 कैंडिडेट है, तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी 105वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों को कौन सी शक्तियां पुनः प्रदान की गई थी, तो वो अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि ओबीसी सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने की शक्ति है, वो पुनः प्रदान की गई थी 105वें संविधान संशोधन के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेता नहीं माना जाता, तो वो अरविंद घोष को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेता नहीं माने जाते। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, तो ये 729 है, 729 है, वो किसकी पावर 6 होती है, तो ये 3 की पावर अगर मैं 6 करूंगा ना, तो 729 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 3 के रूप में 12 आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 65,536, 65,536 है, ये 16 की स्क्वायर होती है अभी, 16 की पावर 4 कर दूं तो 65,536 हो जाएगा अभी, ठीक है। और उसके बाद में ये हो जाएगा आपके पास में 4096 करके देख लेते हैं, 4096 इंटू 16, 65,536 सही है अभी। उसके बाद में प्लस 5832 है, ये 18 की क्यूब होती है अभी, और प्लस में 1764 है, इसको रूट से बाहर निकालना पड़ेगा आपको, तो रूट से बाहर निकालोगे 1764 को, तो ये किसके रूप में बाहर आएगा अभी, ये आ जाएगा 42 के रूप में बाहर आ जाएगा। अब इन सभी को जोड़ लो भी, तो ये हो जाएगा 8 2 10, 10 और 6 16, 16 और 3 कितने हो जाएंगे 19, 1, उसके बाद में 4 5 6 और 1 7, 79 आएगा आपका आंसर। कितना आएगा 79, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
कुषाण शासक कनिष्क किस धर्म के संरक्षक थे वे? तो ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर चारों में से 3 किसी तरीके से संगत है, उनका एक जोड़ा बन रहा है और उसमें से एक ऐसा है जो इस जोड़ों से यानी 3 से संबंधित नहीं है यानी अलग है। तो यहां पे देखो भी आई आता है आपका 10 पे, 10 में आई आता है 9 पे, 9 और 9 में 4 माइनस कर दिया तो 5 आ गया। और यहां पे क्या किया इसने 10 में से 4 माइनस किया तो 6 आ गया। तो यानी यहां पे क्या कर रहा है, सभी में 4 माइनस कर रहा है। अब इसमें एल आता है 12 पे, 12 में से 1 माइनस किया है तो क्या आ गया, 12 में से पहले में 1 माइनस कर दिया तो 11 आ गया। और डी आता है आपका 4 पे, 4 में प्लस 4 कर दिया तो कितना आ गया, 8 आ गया। दूसरे में प्लस 4 कर रहा है भी। यहां पे देखो भी 13 में से 4 माइनस किया तो 9 आ गया और 14 में 4 माइनस किया तो 10 आ गया। तो यहाँ पे दोनों में 4 माइनस कर रहा है। और यहाँ पे देखो भी ओ आता है 15 पे, 15 में से 4 माइनस किया 11 और पी आता है 16 पे, 16 में से 4 माइनस किया 12। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 4 माइनस करने पे आ रहा है। तो इसका मतलब आपका 2 नंबर ऑप्शन सही है अभी, ये अलग हो जाएगा, बाकी सभी में 4 माइनस कर रहा है अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, जिस प्रकार से 11, 12, 13 और 26 का आपस में कोई ना कोई रिलेशन है, उसी प्रकार से 19, 20 और 21 और 42 का आपस में कोई ना कोई रिलेशन है। अब इसमें देखो भी प्लस 1 कर दिया, प्लस 1 कर दिया और इंटू 2 कर दिया। यहां पे भी क्या कर रहा है, प्लस 1 कर दिया, 19 और 1 20, 20 और 1 21 और इंटू 2 कर दिया। तो ये यहां पे +1 और इंटू 2 कर रहा है। तो इसी प्रकार से इसमें देख लो भी +1 कर दिया, 7 और 1 8, 8 और 1 9 और इंटू 2 कर दिया। तो ये आपके पास है 19, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आ जाएगा अभी। तो यहां पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी किस राजवंश के दौरान कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली की घेराबंदी की और काफी नुकसान पहुंचाया था? तो वो खिलजी राजवंश के शासनकाल में हुआ था। ये 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है बी, कुछ हिरण शेर है, एच से हिरण बना लो भी, और कुछ जो आपके हिरण है वो लोयन है भी, तो ये लो एल से लोयन बना लो, ठीक है। और कुछ मेंढक है वो हिरण है, कुछ जो आपके हिरण है वो या फिर कुछ मेंढक है, एम से मेंढक बना लो, और मेंढक है वो क्या है भी, हिरण को कट करेंगे। और आगे इसने बोला भी कुछ घोड़े शेर है, कुछ जो आपके घोड़े हैं वो लोयन है, तो ये लो घोड़े वाला डायग्राम है वो लोयन वाले डायग्राम को कट करेगा। अब यहां पे निष्कर्ष क्या निकला, तो कम से कम कुछ शेर मेंढक हो सकते हैं क्या, यानी कुछ से जो शेर लोयन है वो मेंढक वाले डायग्राम को कट कर सकते हैं क्या। अब इसके अंदर कम से कम यानी जो मेंढक वाला जो डायग्राम है वो शेर वाले डायग्राम को कट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो इसका कैंसिल करो फिर। और कुछ हिरण घोड़े हैं, कुछ जो आपके हिरण हैं वो घोड़े वाले डायग्राम को कट कर रहा है क्या, हिरण वाला डायग्राम घोड़े वाले डायग्राम को कट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो इसको भी कैंसिल करो। तो कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करेगा, इसके अंदर कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 के तहत भारत द्वारा म्यांमार को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है? तो वो आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता, खोज और बचाव दल। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तटीय मैदानों में वर्गीकृत किया गया है? तो वो अंतर्जलीय तटीय मैदानों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा को एक निर्देश के रूप में भारत के संविधान में कब जोड़ा गया था? तो वो 1976 में जोड़ा गया था। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है भी ए और बी किसी काम को क्रम से 25 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 4 दिन काम करता है और फिर काम छोड़ देता है, और शेष काम को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा ये आपको बताना है। तो ये ए है, ये बी है। ए 25 दिन में कार्य करता है और बी है वो 18 दिन में कार्य करता है। तो यहां पे इसका एल्शियम ले लो भी, एल्शियम लोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 18 5 90, 9 और 36 और 10 46 यानी 450 इसका एल्शियम आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा आपके पास में 18 और यहाँ पे आ जाएगा 25। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी 450 काम पहले कौन कर रहा है काम, तो पहले है वो यहां पे आपका ए कार्य कर रहा है, भी पहले कार्य ए कर रहा है और ए 4 दिन अकेला कार्य कर रहा है। तो 4 दिन अकेला कार्य कर रहा है तो इसने 4 दिनों में कितना कार्य कर दिया ये ने, तो 18 चौके 72, टोटल 72 कार्य कर दिया भी ये ने। अब शेष कार्य कितना बच गया, तो 450 में से आप क्या करोगे, 450 में से 72 आप माइनस कर दोगे तो 8, और ये हो जाएगा आपके पास में 14 में से 7 और 378, कितना बचेगा अभी 378 कार्य बच गया। अब ये 378 कार्य कौन करेगा, 378 कार्य शेष कार्य बी करेगा। बी एक दिन में 25 कार्य करता है, तो 378 कार्य कितने में करेगा, तो 378 बटे 25, तो इसके अंदर हो जाएगा आपके पास में 25 से कम 25 बच गया कितना 12, और ये हो जाएगा 128, 25 पांजे 125 बच गया कितना 3 अपॉन में 25, तो ये आ जाएगा आपके पास में 25 सही 15 सही 3 बटे 25 आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, मई 2025 में 78वें कांस फिल्म महोत्सव की मेजबानी किस देश ने की थी, तो वो फ्रांस ने की थी। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको चिन्ह को चेंज करना है, प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में, और मल्टीप्लाई को भाग में और भाग को मल्टीप्लाई में चेंज करना है भी। तो ये हो जाएगा आपके पास 56 और प्लस में 12, उसके बाद में डिवाइड बाई 4 और मल्टीप्लाई बाई 9 और उसके बाद में माइनस के 5 इक्वल बताना है आपको क्या आएगा। 4 से कट कर दो, 3 बार कट हो जाएगा और 9 × 27, तो ये जो 56 प्लस में 27 और माइनस में 5, तो आप क्या करोगे 56 के अंदर है वो आप 22 प्लस कर दो भी, तो ये आपके पास में हो जाएगा 8 और 7 78 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो भी यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यदि x और 272 के बीच मध्यानुपाती 68 है। मैंने आपको हमेशा यही बताया है भी मध्यानुपाती का जो संबंध होता है वही तृतीयानुपाती का संबंध होता है। कहने का मतलब जो मध्यानुपाती आएगा वही तृतीयानुपाती आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर x और अनुपात मध्यानुपाती आपको 68 दे रखा है, तो 68 मध्यानुपाती है तो यहां पे तृतीयानुपाती भी 68 ही आएगा, और उसके बाद में चतुर्थानुपाती कितना आ जाएगा 272 आ जाएगा। अब बाहर वाले का गुणा करवा दो और अंदर वाले का गुणा करवा दो और बराबर रख दो, तो ये आपके पास में हो जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 68 × 68 अपॉन में क्या आ जाएगा अभी 272 आ जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 68 से काट दो इसको, 68 से काटोगे तो ये हो जाएगा 9, और कितने से कर सकता है 2 आ सकता है क्या, तो 4 से काटेंगे तो 4 से हो जाएगा अभी, तो ये हो जाएगा आपके पास में 68 एकम 68 और 68 चौके कितने होते हैं आपके पास में 272 होते हैं भी। फिर 7 से काटोगे 17 चौके 68 होते हैं तो ये 17 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ गया आपके पास में 17, जो कि 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना आपको क्या आएगा। तो इसमें देखो भी v आता है 22 पे, v कितने पे आता है अभी 22 पे आता है, तो यहां पे 22 में से 2 माइनस किया 20, 20 में 2 माइनस किया 18, 18 में 2 माइनस किया 16, 16 में 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 14, 14 पे आ जाएगा आपका n। उसके बाद में q आता है 17 पे, 17 में से 2 माइनस किया 15, 15 में 2 माइनस किया 13, 13 में 2 माइनस किया 11, 11 में 2 माइनस किया 9, 9 पे आ जाएगा i। उसके बाद में l आता है 12 पे, 12 में से 2 माइनस किया 10, 10 में 2 माइनस किया 8, 8 में 2 माइनस किया 6, 6 में से 2 माइनस करोगे तो 4, 4 पे आ जाएगा d। यानी सभी में क्या कर रहा है ये 2 माइनस कर रहा है, सभी में 2 माइनस कर रहा है, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भारत भूटान सीमा मुख्य रूप से निम्न में से किसके द्वारा परिभाषित की जाती है, तो वो पहाड़ और संधियों के द्वारा, पहाड़ और संधियों के द्वारा है वो परिभाषित की जाती है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भी, डेजर्ट नेशनल पार्क किस लुप्त प्राय पक्षी प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है, तो वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए प्रसिद्ध है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो भी A B C D और G H और I एक गोल मेज के प्रीत केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, तो ये अपन 7 सीट बना लेते हैं भी,
ये आपके पास में 6 हो गया और ये 7 सीटें आ गई। अब क्वेश्चन आपका यहां से शुरू होता है। अभी एच है ना, वो डी के ठीक दाईं और पड़ोस में बैठा है, तो एच डी के दाईं ओर बैठा है, तो मैं डी को यहां पे बना लेता हूं। और डी का दायां कौन सा होगा, तो डी का दायां ये होगा, तो एच आपका कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। उसके बाद में दाएं पड़ोस में बैठा है, एच के बाईं ओर से गिनने पर एच और आई के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं। अब एच का बायां कौन सा होगा, ये बायां होगा। अभी तो पहला, दूसरा और तीसरा, एच और आई के बीच में क्या है, 3 लोग बैठे हैं, तो यहां पे आई आ जाएगा। फिर उसके बाद में इसने बोला भी डी और सी के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं। डी और सी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो मेरे को बताओ भी डी सी आपका कहां पे आ सकता है। बीच में 3 लोग आने चाहिए, तो सी यहां पे आ सकता है। अगर सी यहां पे है तो इधर से 1 2 3 लोग आ गए। अगर मैं इधर से 3 लोग करूं तो 1 2 और 3, तो सी यहां पे आएगा। यहां पे ऑलरेडी पहले आई बैठा है भी, तो इसका मतलब यहां पे तो नहीं आ सकता, तो आपकी सीट ए की बन रही है, सी की। उसके बाद में इसने बोला भी ए है ना, वो जी के ठीक दाईं और पड़ोस में बैठा है। अब जी के दाईं और पड़ोस में बैठा है, तो इसका मतलब जी को मैं यहां पे बिठाऊंगा, तभी जी के दाईं और पड़ोस में ए बैठेगा, तो ए फिर यहां पे आएगा। आगे इसने बोला भी जी के दाईं ओर से गिनने पर, जी के दाईं ओर से गिनने पर डी और जी के बीच में कितने लोग हैं, तो जी ये रहा भी आपका और डी ये रहा, और इनके बीच में कितने कैंडिडेट है, तो इनके बीच में एक ए ही बैठा है भी, तो आपका राइट आंसर होगा एक कैंडिडेट है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब कुट भाषा का आपको यूज करना है, और इसके अंदर इसने बोल रखा है भी एम, एम प्लस का मतलब है माँ, यानी एम माँ है एन की, और डिवाइड यानी एन पिता है किसके भी, एन पिता है ओ के, और इंटू, इंटू का अर्थ हो जाएगा पत्नी, तो ओ पत्नी है किसकी भी, ओ है वो पी की पत्नी है, और माइनस का अर्थ है भाई, और पी भाई है किसका भी, तो पी है वो क्यू का भाई है भी, पी है वो क्यू का भाई है, माइनस का अर्थ भाई। अब आपको बताना भी एम और क्यू का क्या रिलेशन है, तो ये हो जाएगा भी एम और क्यू का, यानी एम माँ है एन की, एन पिता है ओ का, और ओ पत्नी है पी की, और पी भाई है क्यू का, तो ये हो जाएगी भाई की पत्नी, भाई की पत्नी कौन हो जाएगी, क्यू, और भाई की पत्नी के पिता की मां, भाई के पत्नी के पिता एन, और की मां क्या हो जाएगी, एम हो जाएगी। तो ये हो जाएगा भाई की पत्नी के पिता की मां है, वो संबंधित है किससे, क्यू से, तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बोला गया भी 10 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 40 है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। अब बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 50 के स्थान पर उसने गलती से 33 पढ़ लिया, भी पहले 50 पढ़ना था और उसे क्या है 33 पढ़ा गया। अब कितना कम पढ़ा गया, तो 17 कम पढ़ा गया भी, इन 50 33 में 17 जोड़ूंगा तो 50 होगा, 17 कम पढ़ा गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया भी, इसका मतलब ये 17 है वो औसत के अंदर जाएगा, तो ये प्रत्येक यानी 10 संख्या के अंदर जुड़ेगा भी। औसत क्या होता है, औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो 10 संख्याएं हैं उसका औसत कितना है, 40 आपके पास में, डायरेक्ट कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब 50 को संख्या थी उसको 33 पढ़ा गया है, यानी 17 कम पढ़ा गया है। अब अपने को क्या है 17 जोड़ना है। अब डायरेक्ट तो 17 नहीं जोड़ सकते, डायरेक्ट तो 17 उसमें जोड़ सकते हैं जब टोटल योग हो आपके पास में। अब योग आपको नहीं लेना इसमें 17 संख्या है, ये जो 17 जोड़ना है आपको, ये प्रत्येक 10 संख्या के अंदर जोड़ना है अभी, यानी सभी 10 संख्या के अंदर है वो ये 17 को डिवाइड करना है। तो आप क्या करोगे 10 का भाग लगा दो इसमें, तो 1.7 आ जाएगा। यानी अब आप क्या करोगे भी प्रत्येक संख्या के अंदर 1.7 जोड़ना पड़ेगा आपको भी, 1.7 जोड़ना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे प्रत्येक संख्या के अंदर आप 1.7 जोड़ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है भी औसत के अंदर भी 1.7 जोड़ दो, तो आपके पास में 41 पॉइंट कितना आ जाएगा, 7 नया औसत आ जाएगा। नहीं तो आप इस प्रकार से करो भी टोटल निकाल लो, टोटल ये कितना है भी 10 संख्याओं का औसत 40 है, तो टोटल आपके पास में कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। फिर 17 इसमें ऐड कर दो, 17 इसमें ऐड कर दोगे तो नया योग कितना आ गया, ये नया योग है वो इसके अंदर 417 आ गया। फिर क्या करोगे 10 का वापस से भाग लगा दो तो 41.7 आ जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है वैदिक पाठ की कितनी मान्यता प्राप्त अवस्थाएं हैं, तो वैदिक पाठ की 11 मान्यता प्राप्त अवस्थाएं हैं, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है इवान बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर ड्राइव करता है।
तो ये लो भी मैंने मान लिया भी इवान यहां से चलता है और पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो ये लो 12 किलोमीटर ड्राइव कर दिया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब बाएं मुड़ता है तो नीचे की ओर मुड़ेगा भी, नीचे की ओर मुड़ेगा तो यहां से ये लो ये 6 किलोमीटर ड्राइव कर दिया। वह वहां से बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो ये लो हमने बाएं मोड़ दिया और 4 किलोमीटर ड्राइव करवा दिया। फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब दाएं मुड़ता है तो 2 किलोमीटर ड्राइव करेगा, तो ये लो दाएं मोड़ दिया, 2 किलोमीटर ड्राइव कर दिया। फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब दाएं मुड़ेगा और 3 किलोमीटर ड्राइव करेगा, तो ये लो हमने 3 किलोमीटर ड्राइव कर दिया अभी, ठीक है, ये 3 किलोमीटर आ गया। उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब बाएं मुड़ता है तो नीचे की ओर आएगा और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो ये लो 3 किलोमीटर चला दिया। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब बाएं मुड़ेगा और 11 किलोमीटर ड्राइव करेगा तो एकदम अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट के सीधे में आ जाएगा, ये 11 किलोमीटर आ जाएगा। उसके बाद में इसने बोला भी पी बिंदु पे रुक जाता है, ये बिंदु ए था और ये पी बिंदु है। अब आपको क्या करना है, बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना पड़ेगा। बिंदु ए पे पहुंचना आपको, वापस पहुंचना है तो आपको किस दिशा में जाना पड़ेगा, उत्तर दिशा में जाना पड़ेगा, उत्तर दिशा में जाना पड़ेगा। और कितना किलोमीटर जाना पड़ेगा पहले देखो भी, ये इसके सीधे में आया है या नहीं। तो ये टोटल आपके पास में क्या है भी 12 किलोमीटर लेंथ है, ये टोटल 12 किलोमीटर की लेंथ है। यहां पे ये क्या है, वापस 4 किलोमीटर गया था, उसके बाद में वापस 3 किलोमीटर आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया भी 1 किलोमीटर कम आया है भी। इधर गया 4 किलोमीटर, वापस आया 3 किलोमीटर और उसके बाद में वापस 11 किलोमीटर चला गया। तो कहने का मतलब क्या है भी, ये लाइन तो यहां पे आनी चाहिए थी, डायरेक्ट सीधी है वो यहां पे आनी चाहिए थी, लेकिन 1 किलोमीटर यहां पे गैप है और 11 किलोमीटर चला गया, तो इसका मतलब एकदम स्टार्टिंग पॉइंट के सीध में है। अब देखो कितना चलना पड़ेगा इसे, 6 किलोमीटर ये यहां पे चला, 2 किलोमीटर ये यहां पे चला और 3 किलोमीटर ये यहां पे चला, तो 6 और 3 9, 9 और 2 11, तो यहां पे 11 किलोमीटर है वो उसको क्या है उत्तर की ओर चलना पड़ेगा, तभी वो ए बिंदु पर पहुंच पाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी वित्तीय वर्ष 2024-25 तक प्राप्त वित्तीय वर्ष 2024-25 तक भारत में कितने नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो वो 22 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है 2024-25 के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जैसा कि यहां पे आपको दे रखा है बी आरडी 14 है, आरडी 14 को ये क्या लिख रहा है UF10 लिख रहा है। तो यहां पे देख लो भी क्या कर रहा है, ये पहले प्लस क्या कर रहा है अभी 18 में से 3 प्लस कर दिया 21 और फिर क्या कर दिया अभी यहाँ पे 2 प्लस कर दिया, यानी 4 और 2 6। और यहाँ पे इसका अंतर कितने का है, 4 का अंतर है, 4 माइनस कर रहा है अभी यहाँ पे। अब इसके अंदर अगर अपन बात करेंगे तो ये CR10 है और इसको क्या लिख रहा है ये FT6 लिख रहा है। तो यहाँ पे 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6, तो यानी 3 प्लस कर रहा है और यहाँ पे 18 और 2 20, 2 प्लस कर रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है ये -4 कर रहा है भी। इसी प्रकार से ON1 को क्या लिखेगा, ये ON1 को क्या लिखेगा, तो क्या करेगा +3 करेगा और +2 करेगा, तो 15 में 3 प्लस करेगा तो 15 और 3 18 R आ जाएगा और 14 में 2 प्लस करेगा 14 और 2 16, 16 पे आपका P आ जाएगा तो RP आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे -4 करेगा तो 1 प्लस का है और -4 करेगा तो ये आपके पास में कितना बचेगा 3, तो यहां पे आ जाएगा 3। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा RP 3 आ जाएगा अभी, RP 3 जो कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ये माइनस का 3 आएगा अभी, ठीक है ना, माइनस का 4 ज्यादा है ना, यहाँ पे माइनस का 4 है तो यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर होगा RP 3 हो जाएगा अभी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्टों के NCERT बेस्ड नोट्स चाहिए तो मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेंगे भी। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और इसके ऊपर है वो एक नोट्स का फोल्डर बना हुआ है भी, उस नोट्स के फोल्डर के अंदर है वो तीनों के तीनों नोट्स कंप्लीट अपलोड कर रखे हैं, आप जाकर के उनको डाउनलोड कीजिएगा और बढ़िया तरीके से आप उनकी कॉपी निकलवा सकते हैं भी। आपसे दावा करता हूं मैं इस चीज का, अगर आप बढ़िया तरीके से तीनों नोट्सों को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो साइंस के अंदर और कुछ भी मैटर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो तीनों के तीनों नोट्स हैं वो 9th और 10th की जो साइंस NCERT है उसके ऊपर आधारित बनाए गए हैं।
तीनों की जो लैंग्वेज है वो हिंदी लैंग्वेज है, ठीक है। और ग्रुप डी की अगर मैं बात करूं तो 25 क्वेश्चन आते हैं साइंस के, और 25 में से आप 20 प्लस क्वेश्चन आपको सही करने से कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी है अपनी। लेकिन शर्त ये है भी तीनों की तीनों अच्छे तरीके से आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक आपको समलम चतुर्भुज दे रखा है। यह समलम चतुर्भुज कौन सा होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं हैं वो समांतर होगी। तो यहां पे समलम चतुर्भुज की ये भुजा आपको दे रखी है, ये इस प्रकार से समलम चतुर्भुज हो गया। अब इसमें बोला गया बी सी है वो ए डी का क्या है भी, बी सी ए डी के समांतर है भी। तो ये ए बी सी और डी, बी सी है वो ए बी के समांतर है भी, और इसने ए सी को सी डी के बराबर बताया है, ये आपका ए सी है, ठीक है। और ये ए सी है वो किसके बराबर है? तो ये आपका सी डी के बराबर है। और ए बी सी कोण है वो 69 डिग्री है भी, ए बी सी यानी ये कोण है वो आपका कितना है? 69 डिग्री है। आगे इसने बोला भी बी ए और सी यानी ये जो कोण है वो कितना है? वो 23 डिग्री है भी, ये कोण 23 डिग्री का है। आपको बताना भी ए सी डी का माप कितना है, ए सी और डी यानी ये कोण बताना है, ये कोण कितने का होगा। अब देखो भी एक चीज आप ध्यान से नोट करना है, यहां पे भी दो समांतर रेखाएं हैं, उन दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार से काट रही है। तो कोई दो समांतर रेखाएं हैं उनको तिर्यक रेखा काट रही है, तो उनके बीच में जो एंगल बनता है ना, ये और ये कितने डिग्री का बनता है? तो वो 180 डिग्री का बनता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आप। कोई भी दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो उनके बीच में बना कोण है वो 180 डिग्री का होता है। यहां पे अपन बात करें तो ये दो समांतर रेखाएं ए डी और बी सी समांतर रेखा इसने दे रखी है, और इनको ये रेखा काट रही है भी, ये रेखा काट रही है, और इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनना चाहिए? तो 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो मेरे पास ये एंगल आ सकता है ना यहां से, क्योंकि ये इधर वाला एंगल आपको 23 दे रखा है, ये एंगल है वो आपको कितना दे रखा है? 69 डिग्री दे रखा है। तो मैं 69 और प्लस में कर दूं 23, बराबर में कितना आ जाएगा? 12, 6, 2, 8 और 1, 92 डिग्री आ गया। अब ये 180 में से माइनस करूंगा तो मेरे पास में ये ऊपर वाला एंगल आ जाएगा, और 180 में से 92 माइनस करूं तो ये मेरे पास में आ जाएगा 8, और 17 में से 9 जाएगा तो 8, 88 डिग्री आ गया। यानी ये कितना आ गया मेरे पास में? 88 डिग्री एंगल आ गया। अभी चीजें समझ पाए? अब ये 88 डिग्री एंगल है तो आप देखो भी ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, समान भुजाओं के कोण भी क्या होंगे? समान होंगे। तो इनके सामने यानी ये भुजा है, इनके सामने का कोण ये है, और ये भुजा है, इनके सामने का कोण ये होगा। तो इसका मतलब ये भी कितने का होगा? 88 डिग्री होगा। भी समान भुजा होती है, उनके सामने के कोण भी क्या होते हैं? भी बराबर होते हैं, तो ये भी 88 डिग्री का हो जाएगा। तो ये 88 का और ये 88 का, ये एक त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज? ए डी और सी, और इसके तीनों एंगलों का योग होगा 180 डिग्री। दो एंगल आपको पता है कितने हैं? 88 डिग्री के हैं। तो 88 को 2 से गुना करो 16, 176 आ गया, और टोटल योग होता है 180 डिग्री। तो 176 में से 180 में से 176 माइनस करोगे तो आपके पास में 4 डिग्री आ जाएगा, जो कि राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो ए सी डी का माप है वो कितना आ जाएगा? 4 डिग्री आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर क्या करोगे भी? ऊपर वाला क्या है? ए प्लस बी और ए माइनस बी है, ए प्लस बी और ए माइनस बी है, और नीचे वाला यहां पे भी क्या बन रहा है? ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है। तो ऊपर वाला ए प्लस बी ए माइनस बी को क्या लिख सकता हूं? ए प्लस बी और ए माइनस बी है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? तो ए की स्क्वायर माइनस है, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर लिख सकता हूं, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में यहां पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ऊपर। तो नीचे क्या आ जाएगा? नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 की स्क्वायर और प्लस में 1 की स्क्वायर माइनस आएगा, यहाँ पे बीच में प्लस कैसे आएगा? 1 की स्क्वायर माइनस है साइन स्क्वायर थीटा, और 1 की स्क्वायर माइनस है, ये आ जाएगा आपके पास में कोस स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई में आपका क्या चल रहा है? अभी कोट चल रहा है, मल्टीप्लाई के अंदर है वो आपका कोट थीटा चल रहा है, ठीक है। अब ये अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 की स्क्वायर तो 1 ही होती है, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा
और नीचे क्या आ जाएगा, एक माइनस में ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद में यहां पे आपके पास में क्या चल रहा है अभी, ये कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसको अपन लिख सकते हैं साइन बटा कोस लिख सकते हैं क्या। तो यहां पे कोट आपका क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा इनटू के अंदर है वो कोस बटा साइन। कोट क्या होता है, कोस बटा साइन होता है। अब यहां पे देखो भी एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि आपको पता है कि जिस प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भी एक होता है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो इसके अंदर अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर रखूं तो ये साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एक माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं अपॉन में एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा को, अगर मैं साइन को यहीं पे रखूं कोस को दूसरी साइड में भेजूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो एक माइनस में कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसको मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और इनटू आपका क्या चल रहा है, ये चल रहा है कोस बटे साइन। तो देखो भी कोस बटे साइन थीटा, तो ये साइन थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, कोस से इसका ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसके अंदर आपका मान कितना आ गया, तो ये आ गया कोस बटे साइन, कोस बटे यानी कोस थीटा बटे साइन थीटा आ गया। और कोस थीटा बटे साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कोट लिख सकता हूं, और कोट क्या होता है, कोट होता है 1/10, कोट क्या होता है 1/10 थीटा होता है, और tan का मान कितना है 7/8 है। tan का मान कितना है अभी, tan का मान आपको दे रखा है 7/8, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1/10 की जगह 7/8 रखोगे तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/7, कितना आ जाएगा अभी 8/7 आ जाएगा, जो कि एक नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यदि किसी अज्ञात संख्या के 3 गुने में से 24 घटाया जाए तो अंतर 258 होता है, तो अज्ञात संख्या बताओ। तो अज्ञात संख्या में x मान लेता हूं और x का 3 गुना यानी किसी संख्या के 3 गुने में से अज्ञात संख्या x है और इसके 3 गुने यानी 3x हो गया में से 24 घटाया जाता है, अंतर कितना आता है, 258 आता है। तो यहां पे ये 24 प्लस माइनस का है, दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 और 4 12, 5 और 7 और 8 और ये हो जाएगा 282। 282 में आप 3 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास में 3 27 बचेगा कितना 1 12, 3 चौके 12, तो 94 आ जाएगा भाई। तो x का मान 94, वो संख्या 94 हो जाएगी। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको e का मान बताना है। अभी e का मान बताना है, तो जैसा कि यहां पे देखो इसमें e आ रहा है और इसमें भी e आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जैसा कि MUTE है और यहां पे इसने EARS है और इसको क्या लिख रहा है, ये 35-17 लिख रहा है, 35-17 और इसको 24-58 लिख रहा है, अभी 24-58 लिख रहा है। अब इसके अंदर देखो भी यहाँ पे e आ रहा है और यहाँ पे भी e आ रहा है, दोनों में क्या है e कॉमन है, तो इसका मतलब इसका कोड भी समान होगा। तो यहाँ पे 5 आ रहा है और यहाँ पे भी क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो इसका मतलब जो e का कोड होगा वो कितना होगा 5 हो जाएगा, राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बोला गया भी नीति आयोग ने पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया, कौन सा राज्य उच्चतम समग्र स्कोर के साथ सूचकांक में शीर्ष पर रहा जो मजबूत राजकोषीय प्रबंधन का संकेत देता है, तो वो है ओडिशा। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको क्यूब करना है, दोनों ओर घन कर दो, दोनों ओर घन करोगे तो आपको पता है भी a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का क्यूब होता है a की क्यूब प्लस में b का क्यूब और प्लस में 3ab और ये आ जाएगा a प्लस b, ये होता है। इसी प्रकार से इसका क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास x की क्यूब माइनस में 1/x की क्यूब और ये आ जाएगा आपके पास में माइनस में 3x 1/x और फिर a प्लस बी यानी यहाँ पे x माइनस 1/x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 मान रख देता हूं मैं उसका, और बराबर में 4 की क्यूब 64 होती है भी। अब देखो भी इस x से ये x कैंसिल हो गया, 4 3 12, 12 माइनस के हैं, बराबर से दूसरी साइड में जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x की क्यूब माइनस में 1/x की क्यूब बराबर में 64 प्लस में 12, तो ये हो जाएगा 76। आपका राइट आंसर क्या होगा 76, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट, गोंड चित्रकला में स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रयुक्त हस्त निर्मित ब्रश को पारंपरिक रूप से क्या कहा जाता है, तो वो
कुची कहा जाता है, पारंपरिक रूप से कुची कहा जाता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुरुष और महिला वर्ग में वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो वो हरमनप्रीत सिंह और सविता पूनिया। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका क्रमशः 52.7 और 65 आपको दे रखा है। 52.7 और 65 दे रखा है। आंकड़ा समुच्चय का माध्य ज्ञात करना है आपको। देखो भी मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? ये होता है 2x बार, यानी 2 माध्य प्लस में क्या होता है बहुलक और बराबर में होता है 3 माध्यिका। ये इसका फॉर्मूला होता है। z से बहुलक को शो किया जाता है, x बार से माध्य को शो किया जाता है और m से यहाँ पे माध्यिका को शो किया जाता है। माध्यिका आपको दे रखा है और यहाँ पे माध्यिका आपको दे रखा है और बहुलक आपको दे रखा है। तो ये हो जाएगा 2x बार और प्लस में बहुलक कितना है 52.7 बराबर में माध्यिका कितने है 65 है। 65 को 3 से गुणा करेंगे 3 5 15, 1 18 और 1 19 यानी 195 आ गया। अब ये 52.7 बराबर से दूसरी साइड में जाएगा, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये आपका माइनस का हो जाएगा, प्लस का है। तो 195 में से आपको क्या करना है माइनस करना है 52.7, तो आपके पास में कितना आएगा 142.3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 माध्य बराबर में 142.3 आ जाएगा। अब माध्य बराबर क्या आ जाएगा? तो माध्य बराबर आ जाएगा 142.3 बट्टे आपके पास में कितना आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगा 2 7 14 और 2 एकम 2 दशमलव लग गया और उसके बाद में 2 एकम 2 और 2 5 10। तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 71.15 के करीबन आ जाएगा भाई। तो ये 71.2 दिखा रहा है, तो इसका मतलब 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है x - 13, x - 26 और x का क्षेत्रफल आपको सेंटीमीटर स्क्वायर ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको x का मान निकालना पड़ेगा। भी यहाँ पे x का मान आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं? तो वो आप जो पाइथागोरस प्रमेय है उसका प्रयोग करके आप x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है और यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? x है। बाकी सभी में देखो भी x से 26 घटाया जा रहा है, x से 13 घटाया जा रहा है, तो इसका मतलब सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? x है। तो कर्ण स्क्वायर यानी x की स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x माइनस में 13 यानी आधार की स्क्वायर और प्लस में लंब की स्क्वायर यानी x माइनस में 26 और इसका स्क्वायर। अब ये क्या हो गया? अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस है 2ab हो जाएगा। तो x की स्क्वायर बराबर में x की स्क्वायर प्लस में 169 13 का स्क्वायर और फिर माइनस में ये माइनस का आ जाएगा 13 2 26 x आ जाएगा। उसके बाद में यहां पे देखें तो ये आपके पास में आ जाएगा प्लस का x की स्क्वायर और प्लस का 26 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 676 और 676। उसके बाद में माइनस में 26 2 52 और ये आ जाएगा 52x आ जाएगा। अब ये देखो भी x यहाँ पे है प्लस का और यहाँ पे प्लस का, तो इसका मतलब एक x की स्क्वायर से एक x की स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच गया क्या यहाँ पे x की स्क्वायर बच गया x की स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पे माइनस का 26 है और यहाँ पे माइनस का क्या है भी 52 है। तो 26 और 52 कितने हो जाएंगे भी? 26 प्लस में करोगे 52 तो ये 78 हो जाएंगे भी। तो ये आ जाएगा आपके पास में माइनस का 78x आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का 676 और यहाँ पे प्लस का 169 है। तो आप 676 में प्लस करोगे 169 तो आपके पास में 845 हो जाएगा भी। तो प्लस का 845 आ गया। अब ये आपके पास में क्या बन गया? एक द्विघात समीकरण बन गई। इस द्विघात समीकरण से आप है वो x का मान ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे टुकड़े कीजिएगा तो ऐसे टुकड़े हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे? तो ये आपके पास में टुकड़े हो सकते हैं भी। मैं 65 को और 13 से गुणा कर दूं तो आ जाएगा और 65 और 13 78 हो जाएंगे। तो ये आपके पास में टुकड़ा हो जाएगा x की स्क्वायर माइनस का 65x और माइनस का ही 13x ले लो में और प्लस का मेरे पास में 845 हो जाएगा भी। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन मेरे पास में आ गया भी x कॉमन आ गया पहले में, तो ये x माइनस में 65 बच गया। दूसरे में मेरे पास में माइनस का 13 कॉमन आ गया भी, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस 13 का माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे देखो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 13 का भाग देंगे 845 पे तो कितना आएगा? 65 आएगा भी। तो एक तो आपके पास में आ गया भी x बराबर 13 और दूसरा आ गया आपके पास में x बराबर 65। तो बताओ भी कौन सा लेंगे? x बराबर 13 ले सकते हैं क्या? कभी नहीं होगा, क्योंकि x बराबर 13 होगा तो ये जो
भुजा है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ये भुजा जीरो हो जाएगी। तो ये तो संभव नहीं है। तो इसका मतलब आप x बराबर 65 लोगे, x बराबर 65 लोगे तो यहां पे x का मान 65 यानी कर्ण 65 हो गया। दूसरा 65 में से 26 माइनस करोगे, 65 माइनस में 26 तो 39 आ जाएगा। तो एक आपके पास में 39 आ जाएगी। और फिर 65 में से 13 माइनस करोगे, 65 में आप 13 माइनस करोगे तो ये आपके पास में 52 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या 52 आ जाएगी। तो ये तो कर्ण है ही। और आप समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो 1 बटा आधार गुणा चाहिए होता है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 39 इंटू 52 कर दो भी। तो यहाँ पे 2 से काटोगे तो ये 26 बार कट गया। अब 26 का 39 के साथ में मल्टीप्लाई करवा दो भी, 26 इंटू 39, तो ये आपके पास में 1014 आ जाएगा भी। 1014 आपका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अगला 47 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इसके अंदर क्या करना है भी, आपको x कोई संख्या है, प्रत्येक के अंदर x जोड़ना है। तो इस क्रम में प्राप्त जो संख्याएं हैं वो क्या हो जाएगी, समान अनुपात में हो जाएगी भी। अब समान अनुपात में हो जाएगी तो उसका तो नियम यही होता है भी 22 के अंदर में x जोड़ दूं और अपोन में 26 के अंदर में x जोड़ दूं, और बराबर ये हो जाएगी 19 के अंदर में x जोड़ दूं और अपोन में 21 के अंदर में x जोड़ दूं। अब समानुपात का तो नियम यही बोलता है। अब आप वज्र गुणा करवा दो, वज्र गुणा करवाओगे तो 21 का 22 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 462। और फिर 21 का x के साथ में गुणा करवाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 21x हो जाएगा। फिर x का 22 के साथ में गुणा करवाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 22x। और फिर x का x के साथ में गुणा करवाओगे तो x की स्क्वायर आ जाएगा। दूसरा देखो भी यहाँ पे बराबर, अब 19 का 26 के साथ में मल्टीप्लाई करवा दो भी, 19 का 26 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 494 आ जाएगा, 494। फिर 19 का x के साथ में गुणा करवाओगे तो 19x आ जाएगा प्लस का। फिर x का 26 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 26x आ जाएगा। और फिर x का x के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो x की स्क्वायर आ जाएगा। x की स्क्वायर से x की स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, और बीच में निशान किसका है, बराबर का है। उसके बाद में 462, अब ये 494 है। यहाँ पे पहले ये देख लो 62 यानी 462 प्लस में 21 और 22 कितने हो जाएंगे, तो ये आपके पास में हो जाएंगे 43x हो जाएगा, बराबर में 494 और प्लस में 19 और 26 कितने हो जाएंगे, 9 और 6 15, 1 और उसके बाद में 2 और 3 और 1 4, तो ये आ जाएगा 45x। अब यहां से क्या करोगे, 43x को इधर लेके आओगे तो ये 2x बचेगा, बराबर में 494 को आप दूसरी साइड में लेके जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और 462 माइनस करोगे तो ये माइनस का कितना बचेगा, अभी 32 बचेगा। तो x का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, तो x का मान माइनस का 16 आ गया। अभी x का मान है वो माइनस का 16 आ गया। अब यहां पे रख दो भी, ये समानुपात का नियम इसके अंदर लगा रखा है, तो आप क्या करोगे, अंदर अंदर वाले के गुणा करवा दो तो ये हो जाएगा y की स्क्वायर, और बराबर रखना है बाहर वाले की गुणा करवा दो। तो देखो भी 2x है, यहाँ पे x का मान कितना है, 16 है, तो 2 के साथ में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 32 आ जाएगा, इनटू यहां पे क्या है 4x माइनस 8 है, बाहर वाले की गुणा करवानी है, तो 2x की और 4x माइनस 8 के साथ में मल्टीप्लाई करवाना है। 2x का मान कितना आ गया, माइनस का 32 आ गया, और 4x के साथ में माइनस का 16 का गुणा करवाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 16 चौके 64, कितना माइनस का 64 आ गया, और माइनस का 64 है और उसमें से माइनस आप 8 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 64 और माइनस का 8 है, तो ये आपके पास में हो जाएगा 72, माइनस का 72 आ गया। अब देखो भी इसको थोड़ा सा टुकड़ों में तोड़ें तो ये हो जाएगा आपके पास में माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, भी प्लस हो जाएगा। ये माइनस का है और ये माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में 16 को मैं 32 को क्या लिख सकता हूं, 16 इंटू 2 लिख सकता हूं, और यहां पे 72 है, इस 72 को मैं क्या लिख सकता हूं, 36 इंटू 2 लिख सकता हूं, 37 2 72 होता है। यहां से ये क्या है भी, y स्क्वायर बराबर है, अब स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। 16 है वो तो 4 के रूप में बाहर आ जाएगा, और 36 है वो 6 के रूप में बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 1 2 ये रहा और 1 ये रहा, तो 1 है 2 बाहर आ जाएगा, इसमें 2 अंदर 2 के रूप में है, तो ये 1 जोड़ा 2 का है तो 1 बाहर आ जाएगा, तो 4 6 24, 24 2 48, तो यहाँ पे y का मान कितना आ जाएगा, 48, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, विंडोज में रीनेम करते समय फाइल के नाम में निम्नलिखित में से किस कैरेक्टर की अनुमति नहीं दी जाती, तो पर्सन चिन्ह की अनुमति नहीं दी जा सकती। यानी आप फाइल को रीनेम कर रही हैं
तो उसके अंदर है वो आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। हेज लगा सकते हैं, हाइफन लगा सकते हैं, अंडरस्कोर लगा सकते हैं, लेकिन आप प्रश्न चिन्ह को नहीं लगा सकते। अगला क्वेश्चन देखो भी, यदि न्यायिक समीक्षा के तहत किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए तो क्या होगा? तो इसे निरर्थक घोषित कर दिया जाएगा, इसे निरर्थक घोषित कर दिया जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, जिस प्रकार से WJ को क्या लिख रहा है, ये WJ को 15 लिख रहा है, WJ 15 को UN11 लिख रहा है, UN11 लिख रहा है। तो यहां पे देख लो भी क्या कर रहा है, ये माइनस का 2 कर दिया और यहां पे प्लस का 4 कर दिया, यानी 23 में से 2 गया तो 21 और 10 में 4 जोड़ दिया तो 14, और उसके बाद में यहां पे क्या कर रहा है, ये यहां पे -4 कर रहा है। इसी प्रकार से QH8 को OL4 लिख रहा है। तो यहां पे देखें तो ये क्या कर रहा है, Q आता है 17 पे, 17 में आपने कितने माइनस किए, 2 माइनस कर दिए, 15 आ गया, और फिर यहां पे 8 और 4 12, 4 प्लस कर दिए, और यहां पे बीच का गैप कितना आ रहा है, 4 माइनस कर दिया। तो इसी प्रकार से RI को बताना भी, RI 3 लिख रहा है, RI को 3 लिख रहा है। तो क्या करेगा, पहले -2 करेगा और फिर +4 करेगा। तो -2 करेगा तो 18 में से 2 गया कितना, 16 पे आ जाएगा P, और I आता है 9 पे, और 9 में 4 जोड़ोगे 13 पे आ जाएगा आपका M PM, और उसके बाद में क्या करना है आपको, -4 करना है। तो -4 करोगे तो 3 में से -4 करोगे तो माइनस का 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा PM -1। आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी 7 बॉक्स है जो कि एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं, लेकिन इसी क्रम में होना जरूरी नहीं है अभी। अब देखो भी इसने बोला भी D और F के बीच में केवल 4 बॉक्स रखे गए हैं, D और F के बीच में 4 बॉक्स रखे गए, तो D को मैं यहां पे रख देता हूं, 1 2 3 और 4, यहां पे F आ जाएगा आपका। टोटल 7 बॉक्स है। आगे इसने क्या बोला, D के ऊपर केवल A है, D के ऊपर केवल A है, तो इसका मतलब A यहां पे आ जाएगा। टोटल 7 बॉक्स हो गए। अब इसको बताना है भी C और G के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। C और B के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं। आगे यहां पे इसने क्या बोला भी, E है ना, E को B के ठीक ऊपर रखा गया है। अब मेरे को ये बताओ भी, C को मैं D के नीचे रख दूं और B को मैं F के ऊपर रख दूं, 2 बॉक्स आ जाएंगे। अब B है वो C के ऊपर नहीं हो सकता। अभी ये जो B है ना आपका, ये C के ऊपर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि B के ठीक ऊपर E को रखा गया है, और यहां पे अगर मैं C के ऊपर B को रख दूंगा तो C के ऊपर D आ जाएगा, B के ऊपर D आ जाएगा, तो इसका मतलब C आपका यहां पे आएगा और B का F के ऊपर आएगा, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा आपका, 2 बॉक्स आ जाएंगे, और B के जस्ट ऊपर है वो E है। अब एक बॉक्स बच गया G, जो कि G आ जाएगा आपका यहां पे। अब इसने बोला भी G को E के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है, G है ना, उसको G को E के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है। अभी G को E के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है, तो इसके अंदर आपको बताना है, तो E के ऊपर नहीं रखा गया है, तो आपका ये रहा, और 1 2 3 4 5 और 6 1 2 3 4 5 6 और 7 बॉक्स आगे, 7 ही बॉक्स आपको रखने थे भी। तो थोड़ा सा कहां पे गलती किया आपने, E को B के ठीक ऊपर रखा गया, E है ना, उसको B के ठीक ऊपर रखा गया है, और इसने बोला C और G के बीच में केवल 2 बॉक्स है। ओहो, C और G के बीच में 2 बॉक्स है अभी, C और B के बॉक्स, C और B के बीच में नहीं है, G के बीच में भी ये G है अभी। अब देखो भी G को मैं कहां पे रखूं, कि आपका C तो यहां पे है ही ऑलरेडी, तो मैं ये करूंगा भी C और इन दोनों के बीच में 4 बॉक्स आ जाएंगे, C और G के बीच में। तो G को मैं ऊपर रख दूं भी यहां पे G को रख दूं D के जस्ट नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका C आ जाएगा यहां पे, C कहां पे आ जाएगा, यहां पे C और G के बीच में 2 बॉक्स आ गए। अब इसने बोला है भी G को E के ठीक ऊपर नहीं रखा गया, E के ठीक ऊपर है वो G को नहीं रखा गया, G को E के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है, तो आपका B फिर कहां पे आ सकता है। इसका मतलब ये हो गया भी C ऑलरेडी पहले वाली जगह पे आएगा, भी C आपका यहां पे आ जाए, ठीक है, और उसके बाद में G आपका यहां पे आ जाए, G यहां पे आ गया, और B को मैं यहां पे रख दूं, और B के जस्ट ऊपर है वो आपका E है, तो E को मैं यहां पे रख दूं, ठीक है। तो इसने बोला भी G को E के ऊपर नहीं रखा गया, तो G है उसको E के ऊपर नहीं रखा गया, भी E के नीचे आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बताना है भी G और E के नीचे कितने बॉक्स है, तो E आपका यहां पे है, तो इसका मतलब 1 2 और 3 बॉक्स रखे गए, तो इसका मतलब 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है,
अब इसके अंदर आपको दिया गया है भी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद एक संख्या है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके पहले क्या है, जिसके ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक अन्य संख्या है। तो यहां पे अपने पास में एक ग्रुप बन गया प्रतीक, संख्या और संख्या का। तो इसके अंदर देखो प्रतीक के बाद में दो संख्या आनी चाहिए, तो प्रतीक के बाद में दो संख्याएं आएगी, तो एक तो ग्रुप आपका ये बन गया, प्रतीक के बाद में दो संख्याएं आ रही, उसके बाद में एक ग्रुप आपका यहां पे एक ही ग्रुप बनेगा, फिर एक 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट, अक्षय अपनी आय का 40% खर्च करता है, यदि वह 24,000 रुपए बचाता है तो उसकी आय कितनी है, ये आपको बतानी है। देखो अभी 40% खर्च करता है तो बचाएगा कितना, 60%। 60 का मान कितना है, 2400 रुपए है। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो तो एक का मान कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। अब आपको ज्ञात क्या करना है, उसकी आय 100% के बराबर है, तो 400, 1% का मान 400 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100 से गुना कर दो, 40,000 हो जाएगा उसकी आय। आगे देखो पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है, तो ये तो आपको काउंट करना पड़ेगा। पहली 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, तो 2, और 2 के बाद में आ जाएगी 3, और उसके बाद में 2, 3, 5, 7, 9 नहीं है अभी, 2, 3, 5, 7, 11 आ जाएगी, और फिर 13 आ जाएगी, 13 के बाद में 17 आ जाएगी, फिर 19 आ जाएगी, फिर 23 आ जाएगी, और फिर 29। ये 10 हो गई क्या, 4 और 5, 6, 7, 8, 9 और 10, सभी का योग कर लो भी, सभी का योग कर लो। योग करने के बाद में 11 प्लस में 13 प्लस में ये आ जाएगा आपके पास में 17 प्लस में 19 प्लस में 23 प्लस में 29, 129 इसका योग आ गया अभी। तो 129 अपॉन में क्या आ जाएगा, 10 संख्याएं हैं, तो राशियों का योग 129, राशियों की संख्या 10 है, तो 12.9 आपका इसमें क्या आ जाएगा, इसका औसत आ जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया भी एक आयताकार मैदान की भुजाई 169 मीटर है और एक 154 मीटर है, इसका क्षेत्रफल एक वर्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो मैदान की परिधि आपको ज्ञात करनी है। मैदान की परिधि ज्ञात करनी है तो पहले आप क्या करोगे, आयताकार जो भुजाएं है, आयताकार मैदान है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लो भी। आयताकार जो आयत का क्षेत्रफल है वो वर्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो मैं ये बोल सकता हूं ना भी आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो 169 इंटू 154 बराबर में ये पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब यहां से आप क्या करोगे, पाई को दूसरी साइड में भेज दो, तो ये आपके पास में हो जाएगा, पाई का मान 22/7 होता है, तो 7 है वो आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये 22 से 7 बार कट हो गया अभी। अब ये आर स्क्वायर है आपके पास में, आर स्क्वायर का मान कितना आ गया, 7 इंटू 7 इंटू 169। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, इस 2 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा, और 169 है वो 13 के रूप में बाहर आ जाएगा, 13 7 91, तो आर का मान 91 आ गया। अभी आर का मान है वो आपका कितना आ गया, 91 आ गया। तो यहां पे आप है वो उसकी परिधि निकाल सकते हैं। वर्त की परिधि क्या होती है, वर्त की परिधि आपके पास में होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर होती है अभी, ठीक है। वर्त की परिधि है वो 2 पाई आर होती है, तो इसके अंदर है वो मान रख दो आप, वर्त की परिधि 2 पाई आर बराबर में क्या आ जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू 91, तो ये 7 से काट दो, 13 7 91 और 22 2 44, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 44, 13 इंटू 44, तो 13 चौके 52, 2 5 और 52, 52 और 5 कितने हो जाएंगे, 57, तो ये हो जाएगा आपके पास में 572। तो वर्त की परिधि कितने आ जाएगी, 572 मीटर आ जाएगी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको बोला गया है भी फरवरी 2025 में आयोजित अभ्यास साइक्लोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो यह राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही बात अभी। और इसमें भाग लेने वाले देश कौन से थे, भारत और मिस्र थे, बिल्कुल सही है। यह अभ्यास संयुक्त बलों के तोप प्रशिक्षण पर केंद्रित था, भी ये बात गलत है। तो दो ही बात सही है भी, जो साइक्लोन है 2025 फरवरी 2025 में आयोजित किया गया था, तो ये महाजन राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर आयोजित किया गया था, और इसमें भारत और मिस्र है वो 2 देश भाग ले रहे हैं अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब ए बी सी डी और ई एफ एक ही इमारत की 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। अब देखो भी यहाँ पे नीचे वाले का 1 है, 2 3 4 5 और 6 मंजिल है।
अब इसमें बोला गया भी f एक समक्रमांक वाले तल पे रहता है, और लेकिन ये क्या है 6 नंबर पे नहीं रहता, तो उसके बाद में इसके पास में सीट 2 ही बची है, एक तो 4 नंबर और एक 2 नंबर, क्योंकि समक्रमांक पे रहता है और 6 पे रहता नहीं है। आगे इसने बोला भी डी और एफ जिन तलों पर रहता है उनका योगफल 7 है। डी और एफ जिन तलों पर रहेगा उनका योगफल है वो 7 है। तो एक कंडीशन तो ये बन सकती है भी डी और एफ है, एफ आपका 4 नंबर पे आ जाए, एफ आपका 4 नंबर पे आ जाए और डी है वो आपका 3 नंबर पे आ जाए, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 3 7 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये बनती है भी डी आपका 5 नंबर पे आ जाए और एफ आपका 2 नंबर पे आ जाए, तो भी डी और एफ का योग है वो 7 हो रहा है, 5 और 2 7, ठीक है। उसके बाद में इसने आगे देखो क्या बोला है, आगे इसने बोला भी बी है ना वो ए के ठीक ऊपर वाली तल पर रहता है। आगे इसने बोला भी एफ और सी जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 3 होना चाहिए, तो एफ और सी जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 3 होना चाहिए। तो एफ अगर मैं 4 पे बोलता हूं भी 4 पे है, भी एफ 4 नंबर पे है, तो यहां पे इसका योग कभी भी 3 नहीं हो सकता भी एफ और सी का योग, क्योंकि 4 तो पहले से योग हो गया इसका, तो इसका मतलब आपका एफ है वो 4 नंबर पे नहीं आ सकता भी, एफ 4 नंबर पे नहीं आएगा तो डी 3 नंबर पे नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो कंडीशन आपके पास एक ही फॉलो हो रही है, डी 5 नंबर पे है और एफ है वो 2 नंबर पे, 5 और 2 7 हो गया। अब एफ और सी जिन तलों पर है उसका योग क्या है 3 है, तो इसका मतलब सी है वो आपका कितने नंबर पर है 1 नंबर पे है, तभी 2 और 1 3 हो जाएगा इसका योग। अब आगे इसने बोला भी बी है ना वो ए के ठीक ऊपर रखा गया है, तो यहाँ पे कंडीशन ए की बनती है भी बी ए के ठीक ऊपर रखा गया, तो ए 3 नंबर पे आ जाए और बी है वो आपका 4 नंबर पे आ जाए, और उसके बाद में बच गया कौन सा ई है वो 6 नंबर पे आ जाएगा। तो पूछा इसने ये अभी बी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो बी आपका ये रहा और एफ आपका ये रहा, उसके बीच में ओनली फॉर एक ही व्यक्ति है भी, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी भारत में पवन दिशा के मौसमी परिवर्तन में कौन सा कारक सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है, तो मानसूनी दाब प्रणाली, मानसूनी दाब प्रणाली 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वे तेज गति से हो जाते हैं, यानी गर्म करने पर कणों की गति है वो क्या हो जाती है तेज हो जाती है भी। जिस प्रकार से गर्म भोजन होता है उसकी सुगंध है वो दूर तक जाती है और ठंडा भोजन होता है उसकी सुगंध है वो दूर तक नहीं जाती भी, तो क्या है भी गर्म होने पर कणों की गति है वो तेज हो जाती है, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको बताना भी निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी गरीबी सूचकांक की गणना में उपयोग किए जाने वाले 10 संकेतों में से एक नहीं है, तो वो है इंटरनेट कनेक्टिविटी। इंटरनेट कनेक्टिविटी है ये नहीं है भी। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहां पे आपको क्या करना है भी हैज की जगह है वो आपको क्या रखना है, ये ऑप्शन उठा के रखने पड़ेंगे हैज की जगह, ठीक है, और यहां पे प्रतिशत की जगह है वो आपको ये ऑप्शन उठा के रखने पड़ेंगे, और दोनों के अंदर वो समान नियम लगना चाहिए भी, इसके अंदर भी समान नियम और इसके अंदर भी समान नियम लगना चाहिए। तो हैज की जगह मैं पहला ही ऑप्शन उठा लेता हूं PQG है, और यहां पे फिर PQG को ML और D लिख रहा है, MLD लिख रहा है, और VAM इसको क्या लिखेगा SVG लिख रहा है। दोनों में देखो भी समान नियम लग रहा है क्या। अब इसमें मैंने 16 में से 3 माइनस कर दिया 13, और फिर यहां पे मैंने 5 माइनस कर दिया 17 में से 5 माइनस किया 12, और फिर इसके अंदर है वो मैंने 3 माइनस कर दिया, यानी 7 में से 3 माइनस करूंगा तो 4 आ जाएगा। V आता है 22 पे, 22 में से 3 माइनस किया 19, 19 पे S आ गया, और फिर 1 में 5 माइनस किया तो ये आ जाएगा आपके पास में 22, 22 और 5 27 होते हैं, 27 होते हैं, वापस ए आ जाता है, तो इसका मतलब है ए में -5 करूंगा तो 22 आ जाएगा, और उसके बाद में यहां पे मैं क्या कर दूं -3 कर दूं, यानी 13 में 3 माइनस करूंगा तो 10 आ जाएगा। तो दोनों के अंदर देख लो समान नियम लागू हो रहा है, तो इसका मतलब आपका पहला ही ऑप्शन सही है। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक आपके लिए शानदार सा ऑफर लेके आया हूं मैं, वो ऑफर आप सुनिएगा, और जो भी इसके लिए इच्छुक दोस्त है वो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर ऑफर ये है भी अगर आप एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर आप एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो मात्र और मात्र 99 रुपीज का है भी। अब इसके अंदर आपको क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटी मिलेगी वो ये है भी टारगेट ऐप एप्लीकेशन है, इसके ऊपर जितने भी आपके पास में टेस्ट सीरीज है, टारगेट ऐप एप्लीकेशन के ऊपर जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी भी, ठीक है। और जितने भी नोट्स है टारगेट ऐप एप्लीकेशन के ऊपर वो सारे के सारे आपके लिए क्या हो जाएंगे अनलॉक हो जाएंगे, और जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर की PDF है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितनी भी YouTube के ऊपर क्लासें लग रही है उन सभी की PDF है वो आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। तो ये जो वैलिडिटी रहेगी ये 12 महीने के लिए भी, ये 12 महीने के लिए है,
तो ये एक शानदार सा ऑफर आपके लिए, जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो ले सकता है, बाकी किसी पे दबाव नहीं है भी, ठीक है। टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्सेज है ना, वो सारे की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेने पर। 12 महीने के लिए इसकी वैलिडिटी रहेगी भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं मैं। अब इसके अंदर देखो, यहां पे आपको बोला गया है भी पोइट का कोड बताना है भी, पोइट का कोड बताना है। तो इसके अंदर देखो भी, यहां पे पोइट कॉमन आ रहा है और यहां पे भी पोइट आ रहा है भी। बाकी और कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इसके पोइट के अलावा कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा भी। तो इसमें देखो भी पोइट का कुछ ना कुछ कोड कॉमन आएगा। यहाँ पे देखो भी DL इसमें भी कॉमन आ रहा है और यहाँ पे देखो DL इसमें भी कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पोइट का कोड है वो DL हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको बोला गया है भी, ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से, अब इसके अंदर ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में भी क्या है? एक संख्या है। तो यहां पे देख लो भी, यानी प्रतीक और प्रतीक के पहले भी संख्या आनी चाहिए और प्रतीक के बाद भी क्या है? संख्या आनी चाहिए। तो अपने पास में ग्रुप क्या बन गया? संख्या प्रतीक संख्या का। तो यहां पे संख्या और फिर प्रतीक और फिर संख्या, तो एक ग्रुप आपका ये बन गया अभी। एक ग्रुप आपका ये बन गया संख्या, प्रतीक और संख्या। एक ग्रुप आपका ये बन गया संख्या, उसके बाद में प्रतीक और फिर संख्या। और उसके बाद में आपका एक ग्रुप ये बन गया भी संख्या प्रतीक, संख्या प्रतीक और संख्या। तो एक ग्रुप आपका ये बन जाएगा संख्या प्रतीक और संख्या का। उसके बाद में एक ग्रुप आपका ये बन गया भी संख्या प्रतीक और संख्या। एक ग्रुप आपका ये बन गया संख्या प्रतीक और संख्या। तो इस प्रकार से 3 ग्रुप तो ये बन गए और 3 ये, टोटल 6 ग्रुप हो गए। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, पीत उत्पादन में कमी वाले रोगी को के अवशोषण में कमी का सामना करना पड़ता है। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए पीत का उत्पादन करता कौन है। पीत का उत्पादन है वो यकृत करता है। यकृत है वो पीत का उत्पादन करता है। और ये स्टोर कहां पे होता है? तो ये पित्ताशय में, पित्ताशय के अंदर है वो ये पीत रस का स्टोर करता है, ठीक है। उसके बाद में पीत है वो करेगा क्या? पीत क्या करता है? तो ये जो वसा होती है, वसा होती है उसको क्या है? छोटे टुकड़ों के अंदर, वसा को छोटे टुकड़ों के अंदर है वो क्या करता है? डिवाइड करता है, ताकि जो प्रोटीन और जो वसा को पचाने वाले एंजाइम है, प्रोटीन और वसा को जो पचाने वाले एंजाइम है वो उसके ऊपर सही तरीके से कार्य कर सके। अब प्रोटीन और वसा को कौन पचाता है? वसा को लाइपेज पचाता है, लाइपेज, और ये अमाशय के अंदर होता है। और प्रोटीन और जो विटामिन है उनको कौन पचाता है? तो वो आपका जो पेप्सिन एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम है वो पचाता है। तो ये सही तरीके से कार्य नहीं करेगा तो वसा विले जो विटामिन होते हैं उसका क्या है? सही तरीके से पाचन नहीं होगा, उसका सही तरीके से अवशोषण नहीं होगा, क्योंकि उनको छोटे टुकड़ों के अंदर कौन डिवाइड करता है? पीतरस है वो डिवाइड करता है। पीतरस का उत्पादन यकृत में होता है। यकृत है वो इसको क्या है? पित्ताशय के अंदर स्टोर करके रखता है भी। तो यहां पे आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना दिवस किस थीम के साथ बनाया गया था? तो नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से सामर्थ्य और शक्ति। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें कौन सी शर्त लागू हो रही है वो देख लो। क्वेश्चन आपका ये है भी, यदि पहला घटक प्रतीक है बिल्कुल है भी और अंतिम घटक एक संख्या बिल्कुल है, तो दोनों यानी पहले और अंतिम घटक के कुट को आपस में चेंज करना है। पहले शर्त यहाँ पे लागू हो रही है। दूसरी शर्त देखो भी, यदि पहला घटक एक विषम संख्या नहीं है जी। अगला देखो, यदि दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण वर्ग है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? आप पहली शर्त लागू कर दो। तो 3 को L लिखेगा और @ को क्या लिखेगा? W लिखेगा। उसके बाद में 9 को क्या लिखेगा? C लिखेगा। 7 को क्या लिखेगा? Z लिखेगा। और 8 को क्या लिखेगा? तो ये लिख देगा 8 को T लिखेगा। तो ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भी। चीजें समझे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखो भी, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर इन चारों में से 3 किसी तरीके से एक दूसरे से ग्रुप बना रहे हैं, यानी 4 में से 3 एक दूसरे से ग्रुप बना रहे हैं और एक है वो इस ग्रुप से अलग है भी। तो वो आपको बताना है। देखो भी, N आता है 14 पे, N 14 पे आता है, P आता है 16 पे और K आता है 11 पे। देखो भी पहले क्या किया इसने? माइनस है 14 में से -2 किया और फिर क्या कर दिया? -5 कर दिया। इसी प्रकार से P आता है 16 पे, R आता है 18 पे और V आता है 22 पे। तो देखो भी पहले इसने क्या किया? +2 किया, 16 और 2 18 और फिर 18 और 4 22। उसके बाद में S आता है 19 पे, U आता है 21 पे और P आता है 16 पे। तो क्या किया? पहले इसने
माइनस +2 किया, पहले इसने क्या किया +2, 19 और 2 21, और फिर क्या कर दिया इसने -5 कर दिया। यहाँ पे 14 और 2 16 होंगे, +2 कर रहा है, 14 और 2 16, और फिर 16 में से 5 गया 11। इसी प्रकार से जी आता है 7 पे, आई आता है 9 पे, और डी आता है 4 पे। देखो भाई पहले +2 किया और फिर -5 कर दिया, तो इसके अंदर देखो भी +2 और +4 कर रहा है भी, और बाकी सभी में क्या कर रहा है +2 और -5 कर रहा है, तो इसका मतलब 2 नंबर ऑप्शन है वो इसमें अलग है। आगे देखो भी 17,700 को 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर जमा किया जाता है, तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का आपको अंतर ज्ञात करना है। यहां पे अपन क्या करते हैं भी 4% वार्षिक दर है, अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 4/100, प्रतिशत का निशान हटाएंगे, नीचे 100 लग जाएगा, 4 एकम 4 और 25 चौका 100, यानी आपके पास में मान आ गया 1/25, 1/25 मान आ गया। अब देखो भी 2 वर्ष है, 2 वर्ष है, तो इसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 1/625, 1/625। ये नीचे वाला है ये मूलधन को दर्शाता है, यानी ये आपका प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, मूलधन कितना 625 रुपए है, और साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना है 2 साल का एसआई और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उन दोनों का जो ब्याज है एसआई और सीआई का ब्याज है वो कितना आ जाएगा 1 है। अब इसने क्या बोला अभी 17,700 रुपए, यानी 625 की वैल्यू कितनी है 17,700 रुपए है। हमारे अनुसार मूलधन 625 है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 17,700, तो आप क्या करोगे 17,700। अब 17,700 को आप डिवाइड कर दो 625 से, तो आपके पास में कितना आएगा, तो 1 का मान आ जाएगा 28.32। आपको मान किसका ज्ञात करना है, तो आपको तो 1 का ही मान चाहिए, क्योंकि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज का अंतर हमारे अनुसार तो एक ही है, और 1 का मान 28.32 आ गया, तो इसका मतलब 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी थी, तो 3.2% था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य 3100 रुपए है, एक बुक सेल्फ है उसका अंकित मूल्य कितना है 3100 रुपए है, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अब इससे अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी जाती है, तो आपको बताना लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो भी अब मैं यहां पे मान लेता हूं भी x उसका क्या है क्रय मूल्य है, तो x से 25% अधिक है अंकित मूल्य, तो इसका मतलब है 125 निकाल लेता हूं मैं, और अब बराबर क्या हो जाएगा 3100 रुपए हो जाएगा। अब यहां पे x का मान क्या आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 100 भाग में है, इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, और 125 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, फिर 4 से काट दो आप, तो ये 25 से काट दो, 25 चौका 100 और 25 5 125, 5 एकम 5 और 5 छिका 30, 5 2 10 और 0 620। अब गुणा करोगे तो 0 4 2 8 और 24, यानी 2480 रुपए है वो आपका क्या आ गया, ये यहां पे आपका मूलधन आ गया अभी, ठीक है, यानी क्रय मूल्य आ गया, मूलधन क्या क्रय मूल्य है वो आपका कितना आ गया यहाँ पे 2480 रुपए आ गया। अब ये बोलता है भी अंकित मूल्य पे 12% की छूट दी जाती है, अंकित मूल्य पे 12% की छूट दी जाती है, तो 12% को फ्रैक्शन में चेंज कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 12/100। अब इसको मैं काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3/25 हो जाएगा, यानी हमारे अनुसार अंकित मूल्य 25 रुपए है, हमारे अनुसार अंकित मूल्य 25 रुपए है, 3 रुपए की छूट दी जाएगी तो कितने में बेचेगा वो 21 में बेचेगा। लेकिन हमारे अनुसार अंकित मूल्य 25 रुपए है, लेकिन क्वेश्चन में 3100 रुपए दे रखा है, तो 25 बराबर कितना हो जाएगा 25 बराबर 3100 हो जाएगा, 25 बराबर है वो 3100 हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 3100/25। आपको मान किसका ज्ञात करना है 21 का ज्ञात करना है, तो ये आ जाएगा इंटू कर दो 21, तो यहां पे आपके पास में 25 से काटोगे तो ये हो जाएगा 25 से कम 25 बच गया 6 60, 25 2 50 और 25 चौका 100, और 21 से गुणा करवा दो 124 को, 124 को 21 से गुणा करवाओगे तो ये कितना हो जाएगा 2604 रुपए हो जाएगा। तो 2604 रुपए है वो आपके पास में क्या आ गया, इसका विक्रय मूल्य आ गया, ये इसका विक्रय मूल्य आ गया, यानी खरीदा इसने 2480 में, बेचा इसने 2604 में, तो 2604 में 2480 माइनस करोगे तो 124 है वो आपका लाभ आ जाएगा। लाभ कितने रुपए का हो गया, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, तो कितना आ जाएगा 124, 124 कितने पे हुआ, तो ये हुआ 2480 पे और इंटू 100, तो यहां पे जो कट रहा है वो काट दो भी, तो ये आपके पास में 2480 और 124। अब यहां पे थोड़ा सा हमने गलती किया, अभी देखो 3/25 है,
25 रुपए उसका क्या है भी, 25 रुपए अंकित मूल्य है। 3 रुपए की छूट देगा तो फिर 22 में बेचेगा ना, वो 22 में बेचेगा भाई, 22 में बेचेगा तो यहां पे आप 22 से गुणा करोगे भाई, 22 से गुणा करोगे तो ये आपका 124 को 22 से गुणा करोगे आप, 124 इंटू 22 तो ये आ जाएगा आपके पास 2728। कितना आ जाएगा, 2728 रुपए उसका क्या आ जाएगा भाई, 2728 रुपए है वो उसका विक्रय मूल्य आ गया अभी। अब 2728 रुपए उसका विक्रय मूल्य आ गया तो लाभ कितने का हुआ, 2728 में आप 2480 है वो माइनस कर दो भी, 2480 है वो आप माइनस करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 248 रुपए का लाभ हो गया। कितने पे हुआ, 2480 रुपए के ऊपर हो गया, इंटू आप क्या करोगे 100, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 248 से 248 कैंसिल, 10% आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 10% है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, 2025 विश्व आर्थिक मंच में वैश्विक भू राजनीतिक और नवाचार में भारत की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौन सी पहल शुरू की गई थी, तो वो ग्लोबल इंडिया डायलॉग्स जो पहल है वो शुरू की गई थी। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध का मुख्य कारण क्या था, तो भारतीय प्रतिनिधित्व की कमी, भारतीय प्रतिनिधित्व की कमी, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लग्जरी रिसोर्ट डेवलपर फाइन सर्च 2025 के अनुसार भारत में ब्रांडेड आवासों और रिसोर्ट का बाजार तक 8610 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, तो वो 2027 तक है अभी, 2027 तक है वो 8610 करोड़ पहुंचने का अनुमान है, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी एक आदमी को 21 घंटे में 387 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग, दूरी कितनी है आपके पास में 387 है, इसका 2/3 भाग कितना हो जाएगा, तो 3 से काटोगे तो 3 एकम 3 और 3 2 अच्छा 3 निम 27, 2 से गुणा करोगे 18 और 4 और 1 5 और 2 एकम 2 यानी 258 किलोमीटर आ गया अभी, 258 किलोमीटर आ गया 2/3 भाग। और भाग 5/7 समय में करता है, समय टोटल कितना है आपके पास में 21 है, और इसका 5/7 कितना हो जाएगा 3 और 5 या 15, यानी कहने का मतलब ये है भी 258 किलोमीटर की दूरी है वो 15 घंटे में कवर कर रहा है, वो 258 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में कवर कर रहा है। तो बाकी पीछे कितनी बची है फिर, 387 में माइनस कर दोगे 258 तो 17 में से 8 जाएगा तो आपके पास में बचेगा कितना, तो 9 बचेगा। उसके बाद में 7 में से 2 बचेगा और 129 किलोमीटर की दूरी बची है बाद में। और उसके बाद में टाइम कितना बचा, टोटल आपके पास में 21 घंटे थे, उसमें से 15 घंटे आपने खर्च कर दिए तो आपके पास में टाइम बचा 6 घंटे। ठीक है, अब 6 का इसमें भाग लगा दो भी, टोटल दूरी आपके पास में 129 किलोमीटर की दूरी है वो 6 घंटे में कवर करनी है, तो 129/6 घंटे, तो आपके पास में मान कितना आ जाएगा 6 2 12, 6 एकम 6 बच गया 3 30 6 5 30, यानी उसकी जो दूरी चाल आएगी वो 21.5 किलोमीटर पर घंटे आ जाएगी। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी जिस प्रकार से संख्या दे रखी है उसमें प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे आरोही क्रम कौन सा होता है, छोटे से बड़ा क्रम होता है, तो पहले आएगा 1, फिर आ जाएगा 2, फिर 3 है ही नहीं इसमें, 4 आ जाएगा, 5 नहीं है, 6 7 8 और 9। अब देखो भी इसने क्या बोला है, तो नई संख्या में निम्न में से कौन सा अंक बाएं से चौथा होगा, तो बायां ये है, बाएं से चौथा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कौन होगा, 6 होगा, जो कि राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रतिशत लाभ का 11 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 11 गुना हो जाता है, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। अब इसके अंदर देखो भी मैं पहले प्रारंभिक जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वो मान लेता हूं भी, प्रारंभिक जो क्रय मूल्य है वो मान लेता हूं x है और विक्रय मूल्य है वो मैं मान लेता हूं y है। ठीक है, अब यहां पे क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस आ गया और आपका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस आ गया, तो मेरे को प्रॉफिट बताओ भी कितना का हो गया। प्रॉफिट कब होता है, जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करते हैं, तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा आपके पास में y माइनस में x, ये प्रारंभिक है, विक्रय मूल्य ये लाभ हो जाएगा। अब वो बोलता है भी प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना, यानी विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना हो जाता है, तो विक्रय मूल्य पहले कितना था y था और अब 2 गुना हो जाता है तो 2y हो जाएगा। तो यहां पे अब मेरे को बताओ भी क्रय इसका लाभ कितना हो गया, तो लाभ क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है विक्रय मूल्य यानी 2y है माइनस में क्रय मूल्य यानी x है। ये आपका क्या है, जब
विक्रय मूल्य 2 गुना हो जाता है प्रारंभिक मूल्य का, तब आपका ये क्या है, लाभ है। अब इसने बोला भी लाभ प्रारंभिक लाभ का 11 गुना हो जाता है। ये जो लाभ है ना, ये लाभ, ये जो प्रारंभिक लाभ है उसका 11 गुना हो जाता है। तो देखो ये हो जाएगा आपके पास में y माइनस में x, और यहां पे आ जाएगा आपके पास में 2y माइनस में x। अब ये देखो भी इसको मैं बराबर करूंगा तो मैं 11 से किसको मल्टीप्लाई करूंगा, पहले वाले को। इसने बोला भी लाभ प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक लाभ का 11 गुना हो जाता है। तो प्रारंभिक लाभ का 11 गुना हो जाता है, प्रारंभिक लाभ को 11 से गुना कर दो और बराबर कर दो दोनों को। तो ये आपके पास में आ जाए 11y माइनस में 11x बराबर में 2y माइनस में x। अब यहां से ये 2y इधर जाएगा तो आपके पास में कितना बचेगा, 9y बचेगा भी। बराबर में ये 11x है, इधर आएगा तो ये प्लस का 11x हो जाएगा, और उसमें से x माइनस होगा तो ये यहां पे बचेगा 10x। तो आपके पास में क्या बन गया, ये y में बराबर से दूसरी साइड में लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा आपके पास में x बट्टे y, और बराबर में यहां पे 9 बचा है, ऊपर 9 है ही, और ये 10 x के गुणाम है, ये इधर जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा। तो यहां पे आपके पास में एक रिलेशन निकल के आ गया, अनुपात निकल के आ गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। क्रय मूल्य कितना है, 9 रुपए है, विक्रय मूल्य कितना है, 10 रुपए है। तो कहने का मतलब 1 रुपए का लाभ हो गया, और कितने पे हुआ, 9 के ऊपर हुआ, इंटू 100। तो यहां पे आपके पास में कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9% का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या, इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया भी श्याम बिंदु ए से चलना शुरू करता है और 11 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। तो यहां पे मान लेते हैं भी श्याम है, और ये बिंदु ए से पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है। तो ये लो 11 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला, उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो ये लो दाएं मोड़ दिया और 5 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, तो ये लो 12 किलोमीटर हमने चला दिया, ये लो 12 किलोमीटर चला गया। फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर चलता है तो ऊपर की ओर जाएगा, तो 5 और 5 10, ये 10 हो गया अभी। उसके बाद में अंत में वह दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ेगा तो 1 किलोमीटर चलेगा, ये दो अपने स्टार्टिंग पॉइंट के एकदम सीध में आ जाएगा, और पी बिंदु पर रुक जाता है। ये बिंदु है आपका ए। अब यहां तक इसकी दूरी कितनी थी, ये 5 थी, तो ये ऊपर वाली 5 हो जाएगी। अब इसने बोला भी बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना पड़ेगा। ए पर वापस पहुंचना तो उसे नीचे की ओर आना पड़ेगा। नीचे की ओर का मतलब क्या होगा, दक्षिण की ओर आना पड़ेगा। अब कितना दूरी आना पड़ेगा, तो टोटल ये लेंथ 10 है, उसमें से 5 यहां तक हो जाती है, तो 5 ऊपर वाली तो 5 किलोमीटर है, वो आपको दक्षिण की ओर आना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7 नींबू खरीदे और 40% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे। तो इसके अंदर देखो भी 1 रुपए में 7 नींबू खरीदे, तो 1 नींबू कितने का खरीदा, 1 नींबू है वो कितने का खरीदा, तो 1/7 रुपए का खरीदा। ये क्या हो गया, इसका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आ गया। अब 40% लाभ कमाना है तो 40% को फ्रैक्शन में चेंज करो, 4/10, और इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो 2/5 आ जाएगा। कहने का मतलब 5 रुपए इसका क्रय मूल्य, 5 रुपए क्रय मूल्य, 2 का प्रॉफिट हुआ तो बेचेगा कितने में, तो इसका सेलिंग प्राइस कितने का आ जाएगा, 7 रुपए आ जाएगा। सेलिंग प्राइस है वो इसका 7 रुपए आ गया। अब हमारे अनुसार तो उसका क्रय मूल्य 5 रुपए है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है इसने 1/7 रुपए, 1/7 रुपए ही आया। 1 रुपए में 7 नींबू खरीदता है तो 1 नींबू 1/7 रुपए में खरीदेगा। तो यहां पे 1 नींबू का क्रय मूल्य 1/7 रुपए है, लेकिन हमारे अनुसार 5 है, 5 बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा। तो 1 बराबर में कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/7 × 5। आपको मान किसका ज्ञात करना है, यानी आपको तो ये क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमारे अनुसार क्रय मूल्य कितना है, 7 है, तो 7 का मान ज्ञात करना है, तो इंटू कर दो 7, 7 से 7 कैंसिल कर दो, मान आ गया 1/5। 1/5 का मतलब क्या हो गया भी, उससे 1 रुपए में 5 नींबू है वो बेचने होंगे, तभी जाकर के उसको क्या है 40% का लाभ होगा अभी। तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा ये बताना है। 215 में से 187 माइनस कर दो अभी, तो 215 माइनस में 187 तो आपके पास में 28 आ गया, यानी यहाँ पे 28 माइनस कर रहा है ये। फिर 187 में से आप माइनस करोगे कितना, 161, तो ये आपके पास में 26 आ गया। यहाँ पे 26 माइनस कर रहा है, यहाँ पे 24 माइनस करेगा, यहाँ पे 22 माइनस करेगा, यहाँ पे 20 माइनस करेगा, और यहाँ पे 18 माइनस करेगा। तो फिर 95 में से आप 18 माइनस कर दो, तो ये आपके पास में 77 आ जाएगा। अभी अगली जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 77 आ जाएगी। तो ये यहाँ पे क्या करा है,
28 माइनस किया, फिर 26 माइनस किया, फिर 24, तो इसका मतलब 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, एक पाइप टैंक को 21 मिनट में भर सकता है भी। एक पाइप है वो टैंक को 21 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप है वो पूरे भरे टैंक को 24 मिनट में क्या है, खाली कर सकता है। अब यदि दोनों पाइप एक साथ यदि दोनों पाइप को खाली टैंक में एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक टैंक का 1/4 भाग है वो कितने समय में भरेगा। तो देखो भी पाइप ए है, ये बी है, ये भरने वाला है और ये खाली करने वाला है। ये 21 मिनट में भर सकता है और ये 24 मिनट में खाली कर सकता है भी। तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया, तो 21 को मैं लिख सकता हूं 7 × 3 और 24 को मैं लिख सकता हूं 8 × 3। तो यहां पे इसका एलसीएम आ गया 7 8 56, 56 × 3 कर दो भी, 7 18 और बच गया कितना 1 और 15 और 1 16, 168 आ गया अभी। अब 21 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, 24 से डिवाइड करेंगे ये 7 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है भी, ए पाइप है ना, ये 1 मिनट में 8 लीटर पानी अंदर डाल रहा है और बी पाइप है ये 1 मिनट में 7 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। तो इसके अंदर 1 मिनट के अंदर है वो टोटल पानी, शुद्ध पानी कितना अंदर गया, तो 1 मिनट के अंदर पानी है वो 1 लीटर ही अंदर गया। अब इसको आपको बताना भी 1/4 भाग भरना है, तो टोटल भाग है वो 168 है, टोटल लीटर 168 है, इसका 1/4 भरना है तो 1/4 ज्ञात कर लो। तो ये हो जाए 4 चौके 16, 4 2 8, यानी 42 लीटर पानी डालना है आपको। तो 1 मिनट में 1 लीटर पानी डाल रहा है तो 42 लीटर पानी है वो 42 मिनट लगेंगे। फिर 42 लीटर पानी डालने के लिए 42 मिनट लगेंगे, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी यहाँ पे आपको क्या है -1 करना है, फिर आपने -3 किया, फिर आपने -5 किया, फिर आपने -7 किया और फिर आपने -9 किया। 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा और ये 7 और ये 8, 876 हो जाएगा भाई, 876 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अभिनेता को वैश्विक सिनेमा में उसके योगदान के लिए 2025 अंतरराष्ट्रीय गोया पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो रिचर्ड गेरे को किया गया था भी, रिचर्ड गेरे 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखो, प्रत्येक विषम में आपको 1 जोड़ना है और सम के अंदर आपको 2 घटाना है। तो पहले संख्या बना लो भी, विषम के अंदर 1 जोड़ोगे तो 2 और फिर 2 और 4 और 8 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपके पास में 4। अब देखो इसने क्या बोला, इस प्रकार बनी सबसे बड़े और सबसे छोटा अंक। सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 8 है, और सबसे छोटा अंक कौन सा है, 2 है। तो इसका अंतर निकालोगे, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा। राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं आप, क्यों, यहाँ पे देखो भी पॉइंट 1 है, यहाँ पे 1 के बाद में पॉइंट और यहाँ पे कितना है, 4 के बाद में पॉइंट है। कहने का मतलब टोटल जो दशमलव आया वो आपके पास में 6 अंकों के बाद में दशमलव आना चाहिए भी। आप पॉइंट 2 को गुणा करते हैं पॉइंट 3 के साथ में, तो आप क्या लिखते हैं, 3 2 6, तो 2 के बाद में दशमलव आएगा तो यहाँ पे 0 6 लिखते हैं आप भी, 2 के बाद में दशमलव आता है। इसी प्रकार से 4 के बाद में दशमलव यहाँ पे है, 1 के बाद में ये और 1 के बाद में ये, तो टोटल आपके पास में 6 अंकों के बाद में दशमलव आना चाहिए। बात तो ये है। अब इसमें देखो भी 4 अंक ये आगे और 3 अंक ये आगे, 4 और 3 7, तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। और उसके बाद में 4 अंक ये आगे, 4 2 6 और 2 8, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद में 2 3 और 1 5, 2 3 और 1 4, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें देखो भी 3 अंक के बाद में ये दशमलव रहा और 3 अंक के बाद में ये दशमलव रहा, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, सचिन का वेतन पहले 16% घटाया जाता है, उसके बाद में 10% बढ़ाया दिया जाता है, तो उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम रहा। 16% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, तो 16% को आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 16/100, 16/100, तो इसको 4 से काटोगे, 4 चौको 16, 25 चौका 100। ठीक है, उसके बाद में 10% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो आप 1/10 हो जाएगा। अब देखो भी क्या कर रहा है, पहले वेतन उसका 25 था तो ये घटाया जा रहा है, तो इसका मतलब 4 घटा देंगे तो 21 बचेगा। उसके बाद में दूसरी कंडीशन में पहले वेतन इसका 10 था और 1 घटा दिया तो इसका वेतन कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो यहाँ पे टोटल वेतन कितना हो गया, इसका 250 हो गया, और यहाँ पे वेतन कितना हो गया, 189 हो गया। अब देखो भी पहले वेतन 250 था और घट करके अब 189 हो गया, तो कितना घट गया, यानी 250 में आपको 189 है वो माइनस करना, तो 61, यानी 61 की कमी आ गई, कितने पे आई, 250 पे आई इंटू 100। तो ये आप 0 से 0 कैंसिल कर दो भी, या फिर 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 से कैंसिल कर दो, 4 एकम 4, 4 चिका 24, यानी ये आ जाएगा 4 और 4 एकम 4, तो यहाँ पे 250 और ये 9 एकम 9, 9 2 18, 189 हो गया।
और 60 बच गया 61, 250 पे कमी आ गई। कितने प्रतिशत, यानी शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था? तो 61 और 250, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 कम 4, 4 छिका 24, तो ये आपके पास में 24.4% आ रहा है। 24.4% आ रहा है। 25 चौका 100, 10 नीचे बच गया। नहीं, अंतिम वाला बढ़ा रहा है ना भाई, यहाँ पे अंतिम वाला बढ़ा रहा है भाई। ये 9 से 11 होना चाहिए था ना, अंतिम वाला बढ़ा रहा है। ये 10% की बढ़ोतरी कर रहा है। ये 10% की बढ़ोतरी कर रहा है, तो ये 11 करेगा फिर। तो यहाँ पे कितना आ गया 250 और 11 कम 11, 11 2 22 और 1 कितने हो जाएंगे 23, यानी 231 हो गया अभी। अब आपको क्या करना है, 231 माइनस करना है, तो 19% आ जाएगा। ये 19 आ जाएगा भाई। यहाँ पे पहले वेतन था 250 और अब घट करके 231 हो गया, यानी 19 की कमी आ गई। कितने पे, 250 पे इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपके पास में 25 से कम 25 और 25 चौका 100, 19 चौका 76, तो 76/10, तो आपके पास में मान कितना आ जाएगा 7.6 आ जाएगा। 7.6 जो कि राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, जब कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता का त्याग करता है तो क्या होता है? तो वह अपनी भारतीय नागरिकता खो देता है भी। और भारतीय नागरिकता का जो उल्लेख है वो कौन से भाग के अंदर है? तो भाग 2 के अंदर है। आर्टिकल कौन से काम करते हैं यहाँ पे? 5 से लेकर के 11 तक, 5 से 11 तक आर्टिकल काम करते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। नेक्स्ट देखो भी, 2025 आईपीएल सीजन 15 अप्रैल 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार में विराट कोहली ने कौन सी उपलब्धि हासिल की है? तो आईपीएल इतिहास में कुल मिलाकर 1000 चौके और छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल की है भी। और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना भी 2025 में आईपीएल कौन सी टीम ने विजेता हासिल की है आईपीएल के अंदर, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। 2025 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद एक संख्या है। तो क्या आना चाहिए, प्रतीक के पहले प्रतीक आना चाहिए, बाद में संख्या आनी चाहिए। तो अपने पास में ग्रुप क्या बन गया, प्रतीक प्रतीक संख्या का बन गया अभी। तो ये हो गया प्रतीक प्रतीक और संख्या, तो एक ग्रुप तो आपका ये बन गया। और उसके बाद में डबल प्रतीक आना चाहिए और फिर संख्या, तो एक ग्रुप आपका ये बन गया। और उसके बाद में 2 ही ग्रुप बनेंगे भी ऐसे, तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, अगला क्वेश्चन है 350 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। तो साधारण ब्याज की ज्ञात करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय, और अपॉन में क्या होता है 100, अपॉन में 100, तो 0 से 0 और 0 से 0 कैंसिल कर दो भी। दशमलव हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 10 लग जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 5 10, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, तो ये आ जाए 35 5 105 होते हैं भी। तो आपका यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा 1.5 साल का, वो कितना आ जाएगा, 105 रुपए आ जाएगा भी। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले आपको छोटा ब्रैकेट हल करना है। इसमें से छोटा ब्रैकेट हल करोगे तो यहां पे इसमें छोटा ब्रैकेट हल कर दो भी। ये देखो माइनस का 5 है, यहां पे प्लस का 1 है और प्लस का 4 है। तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा। फिर 0 का 7 के साथ में जैसे ही छोटा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो 0 का 7 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही अपन बड़ा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 127 माइनस में 0 और डिवाइड बाय 91। अब 0 में 91 का भाग लगाएंगे तो ये पोर्शन भी 0 हो जाएगा, और 127 में 0 माइनस करेंगे तो आपका 127 से बचेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, निम्नलिखित में से किस मर्दा की जल धारण क्षमता है वो सबसे ज्यादा होती है? तो वो आपकी होती है काली मर्दा। और सबसे अधिक जो उपजाऊ मर्दा होती है वो जलोढ़ मर्दा है भी, ठीक है। और जलोढ़ मर्दा का जो प्रतिशत है वो लगभग 43% के करीबन है, वो जलोढ़ मर्दा पाई जाती है भी। आगे देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है, यदि विशाल नाव से धारा की विपरीत दिशा में 48 घंटे में 184 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसे इसी दूरी के लिए धारा की दिशा में 12 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल ज्ञात करो। आपको पता है भी धारा की विपरीत दिशा में जाता है तो अपन क्या करते हैं, x माइनस वाई करते हैं, यानी नाव की चाल को धारा यानी नाव की चाल में से धारा की चाल को माइनस करते हैं। और जब धारा की दिशा में जाता है तो नाव की चाल और धारा की दिशा दोनों को क्या कर देते हैं, नाव की चाल और धारा की चाल को दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 184 किलोमीटर है, 184 किलोमीटर है, वो कितने घंटे में कवर कर रहा है, ये 48 घंटे में कवर कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास मान कितना आ गया, 3.83 आ गया, 3.83 आ गया।
उसके बाद में वो धारा की दिशा में जाएगा, धारा की दिशा में जाएगा, तब उसका मान कितना आ जाएगा। तो 184 किलोमीटर की दूरी वो 12 घंटे में कवर कर रहा है, 184 किलोमीटर की दूरी है वो 12 घंटे में कवर कर रहा है, तो यहां पे इसका मान आ जाएगा 15.33 आ जाएगा। अब इसके अंदर देखो भी धारा की चाल ज्ञात करनी है आपको, धारा की चाल ज्ञात करनी है, तो धारा की चाल, ये नाव की चाल है और ये धारा की चाल है, धारा की चाल कम होती है नाव की चाल से, तो आप क्या करोगे भी, अगर जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो तो आपके पास में नाव की चाल आ जाएगी, और घटा करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास में धारा की चाल आ जाएगी। तो ये आप 15 में से यानी 15.33 में आप माइनस करोगे कितना, 3.83, और ये आपके पास में 11.2 आ जाएगा, और 11.2 को आप डिवाइड कर दोगे 2 से, तो आपके पास में y का मान कितना आ जाएगा, 5.75 आ जाएगा भाई। यानी ये आपके पास में क्या आ जाएगी, धारा की चाल आ जाएगी, धारा की चाल। और जोड़ करके अगर आपसे नाव की चाल पूछता है, जोड़ करके आप 2 से डिवाइड कर दो तो आपके पास में नाव की चाल आ जाएगी। चीजें समझे क्या, तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 4m² + 6m + 2 = 0, तो मूल ज्ञात करने हैं। ऐसे टुकड़े कर लो भी, इनके टुकड़े करोगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 4 2 8 आना चाहिए, तो ये 4 2 8 ये हो जाएगा भाई, 4 2 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4m² और प्लस का 4m, और उसके बाद में ये आ जाएगा आपके पास में प्लस का 2m और प्लस में 2 आ जाएगा भाई, 4 2 6 और 4 2 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 4m कॉमन आ रहा है अभी, तो यहाँ पे 4m आपका कॉमन आ गया, तो बच गया क्या, तो इसमें बच गया m प्लस में 1 बच गया अभी। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास में 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आपके पास में 1 कॉमन आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा और भी डिवाइड कर सकते हैं ना अपन, इसमें थोड़ा सा और भी इसको छोटा कर सकते हैं, जैसा कि ये आपके पास में 4m, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं भी, ये आपके पास में आ जाएगा 2 से डिवाइड कर दो इस पूरे समीकरण को, 2 से भाग लगा दो तो ये बन जाएगा 2m² प्लस में आपके पास में बन जाएगा 3m और प्लस में आपके पास में बन जाएगा 1, ये बन जाएगा भाई, 2 से डिवाइड कर दिया सभी को, तो ये हो जाएगा आपके पास में फिर 2, ये हो जाएगा 2m² और प्लस में 2m प्लस में m और प्लस में आपके पास में 1, ये हो जाएगा भाई। 2 का गुणा करवाएंगे 1 से तो 2m² आना चाहिए, गुणा करवाने पर 2m² आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर 3m आना चाहिए, तो जोड़ेंगे तो 2m और m कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो 2m की 1 के साथ में गुणा करवाएंगे, 2m की m के साथ में गुणा करवाएंगे, 2m² आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन आ गया 2m, इसमें क्या बच गया, m प्लस में 1 बच गया, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, +1 आ रहा है, तो m प्लस में 1 बच गया। अब इसके अंदर है वो एक तो आ गया आपके पास में 2m + 1 और एक आपके पास में आ गया m + 1, तो यहाँ पे बराबर 0 करोगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास में हो जाएगा m बराबर हो जाएगा -1/2 और दूसरा हो जाएगा m बराबर -1, तो यहाँ पे -1/2 और -1, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, मनोज के पास में 200 लीटर तेल A है और 274 लीटर तेल B है, वह कई समान कंटेनरों को 2 प्रकार के तेल से इस तरह से भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक ही प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। मनोज द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का आयतन कितना हो सकता है ताकि मनोज के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल को इन कंटेनरों में डाला जा सके। तो इसका मतलब क्या है भी 200, यानी 200 लीटर आपके पास में ए तेल है और 274 लीटर है वो आपके पास में बी तेल है, तो इसमें आपको करना है अक्षेप, यानी दोनों का अक्षेप ज्ञात करना है। तो 200 का अभाज्य गुणनखंड करोगे आप, 200 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो ये आपके पास में 2 × 5, 2 × 5 = 10 और 10 × 2 = 20 और 20 × 2 = 40 और 40 पंजा कितना हो जाएगा, 40 पंजे ज्यादा हो जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 × 2 = 4, 4 पंजे 20 और फिर 20 को 10 से गुणा करवा दो तो ये हो जाएगा 2 × 5, 2 पंजे 10, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 10 × 2 = 10 और 10 20, 20 × 2 = 2 पंजे 10, 10 × 2 = 20, 20 × 2 = 40, 40 पंजे 4 पंजे 20, 200 हो जाएंगे। इसी प्रकार से 274 का आप निकालोगे अभाज्य गुणनखंड करोगे तो ये आपके पास में 2 बार चला गया, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 × 2 और 2 × 3 = 6 और बच गया कितना भी 1 और 2 × 7 = 14, फिर 137 का लगा दो भी, तो 137 1, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है,
तो इसका मतलब 2 इसका क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा, तो 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा अभी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी एक्सेल का जो पूरा नाम होता है वो होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, तो टेक्स्ट और कंट्रोल कैरेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए कोड का एक मानकीकृत सेट परिभाषित करना होता है भी। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, पी ब्लॉक तत्वों के संदर्भ में, पी ब्लॉक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसे संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, यानी जो डी ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक, उसको संक्रमण तत्व बोलते हैं भी। उससे क्या बोला जाता है, संक्रमण तत्व किसे बोला जाता है, तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व बोला जाता है। और इसमें धातु और अधातु गैसें शामिल होते हैं पी ब्लॉक में, बिल्कुल सही है। आवर्त सारणी को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, अब एस ब्लॉक है उसमें पहला और दूसरा ग्रुप आता है भी। पी ब्लॉक है इसमें 13 से लेकर के और 18 तक ग्रुप आते हैं। उसके बाद में डी ब्लॉक में 3 से लेकर के 12 तक ग्रुप आते हैं। ठीक है, 3 से लेकर के 12 तक जो समूह है वो डी ब्लॉक में आते हैं। और एफ के अंदर है वो नीचे वाले जो आवर्त सारणी के अंदर है, यानी 58 से लेकर के और 103 तक, 58 से लेकर के 103 तक जो तत्व है वो एफ ब्लॉक में आते हैं। तो संक्रमण तत्व डी ब्लॉक को कहते हैं, पी ब्लॉक को नहीं बोलते भी। वे समूह 13 से 18 तक के आते हैं, बिल्कुल से पी ब्लॉक में। और उनका जो सबसे बाहरी विन्यास है वो आपको यहाँ पे दे रखा है, ये क्या है, तक भिन्न होते हैं भी, यानी 13 से 18 तक आते हैं ना, तो ये होता है NS2 और NP1 से लेकर के NS2 और NP6 तक होता है भी। ये भी बिल्कुल सही है, तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भारत में पीवी प्रेस आधिकारिक तौर पर कब समाप्त कर दिया गया, 1971 में समाप्त कर दिया गया भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट है संस्थापित क्षमता के संदर्भ में 2030 तक भारत का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य कितना है, तो वो 500 गीगावाट हो जाएगा भी। 500 गीगावाट है वो 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य है, सौर ऊर्जा के संदर्भ में बोल रहा है ये। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट आपके सामने है MN, OP, QR और S प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह के अलग अलग दिनों में होनी है, जो सोमवार से शुरू होता है और रविवार को समाप्त हो रहा है अभी। एस की परीक्षा शुक्रवार को है, तो एस की परीक्षा है वो शुक्रवार को है, तो फ्राइडे को हो जाएगी। और एस और आर के बीच में केवल 2 लोग आते हैं। मेरे को ये बताओ भी, आर है वो एस के नीचे आ सकता है क्या, कभी नहीं आएगा, क्योंकि आर के नीचे एस के नीचे तभी आएगा जब 2 कैंडिडेट बीच में आए। लेकिन इनके बीच में तो 2 कैंडिडेट एस के नीचे ओनली फॉर 2 ही कैंडिडेट है, एक तो सैटरडे को यहाँ पे पेपर होगा और एक संडे को पेपर होगा। उसके बाद में यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा और ये वेडनेसडे आ जाएगा। तो आपका आर का जो पेपर होगा वो ट्यूसडे को होगा, आर का पेपर ट्यूसडे को होगा। आगे इसने क्या बोला है, एस और आर के बीच में केवल 2 लोगों की परीक्षा है। ओ की परीक्षा एन के ठीक पहले वाले दिन है, ओ की जो परीक्षा है वो एन के ठीक पहले वाले दिन है। एम की परीक्षा पी के ठीक दूसरे दिन होती है, पी का दूसरा दिन। तो एम की जो परीक्षा है वो पी के दूसरे दिन होती है, ठीक है। उसके बाद में इसने बोला भी एस की परीक्षा एम के बाद किसी दिन है, एस की जो परीक्षा है ना वो एम के बाद किसी दिन है। तो इसका मतलब मैं एम को यहां पे रख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका पी कहां पे आ जाएगा, ये वेडनेसडे को पी आ जाएगा भी। उसके बाद में इसने क्या बोला है, इसके बाद में इसने बोला भी ओ और एन इनकी परीक्षा हो रही है भी। तो ओ की परीक्षा है वो एन से पहले होती है, जस्ट पहले होती है, तो ये लो भी ओ की परीक्षा जस्ट पहले आ जाएगी। उसके बाद में क्यू की परीक्षा किस दिन होगी, तो क्यू की परीक्षा है वो आपको मंडे की होगी, क्यू की परीक्षा मंडे की होगी। तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है मार्च 2025 में पंजाब में किस वन्य जीव अभ्यारण्य को इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया है। तो वो इज्जर बलोची वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा, इज्जर बलोची वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। चीजें समझे क्या, तो इसके अंदर आपका 4 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा भी। एप्लीकेशन का लिंक है वो मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही भी, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।